आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं विश्व मोहन, वो मेरे खुद के आईआईटी के जूनियर हैं। अगर मैं कंप्यूटर में जॉब करूंगा तो एसी कमरे में बैठा हूँगा, हाथ में मैकबुक होगा और पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। सेकंड बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, अभी से हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है सर आज की डेट में एआई को लेके कंफ्यूजन ज्यादा है, एक्चुअलिटी थोड़ी कम है, सब कंफ्यूज है। तो तुम्हारे टाइम पे चलता था कि वो बाप वाला कॉन्सेप्ट, जी जी, बाप दादा अपर दादा जी। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, कैसे काम करता है दिमाग की तरह। एआई इज जस्ट अराउंड ईमेल लिखने के लिए, खाना क्या बनाना है उसके लिए, गर्लफ्रेंड को कैसे इंप्रेस करना है इस बात को सही बात है, पूछने तो के लिए। यूज ही नहीं हो रहा है। एआई हैज बिकम अ न्यू धनिया, राइट? अब कोई भी सब्जी बना रहे हो उसमें आप एआई का तड़का लगा देते हो। वो चतुर है जो बहुत चतुर है, जी। पर फिर भी जीवन में आगे जाने के लिए तुम्हें रेंचो तो बनना ही पड़ेगा। कोई आपको आपकी माँ और आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा जानता है, वो गूगल है। उसको पता 100% है ये मैं भी बोलता हूँ हर बच्चे को 100%। और आपके हर हिडन फोल्डर में क्या है वो गूगल में पता है। मैंने उनसे पूछा कि आपके फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं? मुझे लगा 500 बोलेगा, 1000 बोलेगा या 2000 बोलेगा। बच्चों ने बोला 10,000 बच्चे हैं। मैंने बोला अच्छा दोस्त, कितने लोगों की जॉब लगी है इसमें से? गुड मॉर्निंग सर। सर विश्व सर मिल रहे हैं आपसे। जी आगे बाहर आ गए। जी सर। तो आज जो है हम एक ऐसे व्यक्तित्व का लेने जा रहे हैं जो मेरे खुद के जूनियर हैं, पर जब जूनियर इस लायक हो जाएं, यानी कि मेरे आईआईटी के जूनियर हैं, तो जब जूनियर इस लायक हो जाएं कि वो रियलिटी में शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको लेने आए हैं। मेरे हिसाब से वो आ गए हैं। उनका नाम है विश्व मोहन। आइए, स्वागत है इमोशन परिवार में आपका बहुत बहुत। तो विश्व मोहन जी हैं जो बेसिकली शिक्षा में लगातार बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आईटी से हैं, तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अभी शिक्षा में अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में सीईओ हैं और फाउंडर हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको है, तो बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज पधारिए। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। बहुत खुशी का मौका है कि आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं विश्व मोहन, वो मेरे खुद के आईआईटी के जूनियर हैं। 2011 पास आउट हैं आईआईटी बीएचयू के। और ख़ास बात ये कि मेरा पॉडकास्ट बहुत बार आपने देखा होगा, पर आज मैं किसी का पॉडकास्ट ले रहा हूँ। मैं बहुत रियरली ऐसा करता हूँ क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से हैं। जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे खुद को लगा कि यार आपसे बातचीत करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम तो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, बट उसके आगे क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंजीनियरिंग को शेप अप करेगा, कैसे कॉलेजेस आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। सेकंड बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, अभी से हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी डीप नॉलेज है। एजुकेशन में आप काफ़ी टाइम से काम कर चुके हैं। तो जब मैंने ज्ञान लिया तो मैंने सारा नहीं लिया, मैंने कहा इसको रोकते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, ताकि हमारे सारे बच्चे इसको देख पाएँ। वर्तमान में अभी शिक्षा में बहुत काम करा है, पर वर्तमान में अभी आप सीईओ और फाउंडर हैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक के, जो अपने आप में एक अलग बात है, उस पर भी बात करेंगे। आईआईटी बीच पे बात करेंगे, रैगिंग पे बात करेंगे, पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे। बहुत सारी बातें मैंने पूछी ही नहीं है क्योंकि मैं चाहता था कॉन्वर्सेशन को वैसा रखा जाए। तो बड़े सौभाग्य की बात है। और वैसे तो मैं जूनियर तो रैगिंग भी ले सकता हूँ, बट ठीक है। एनीवेज क्या, तो थैंक यू फॉर कमिंग डियर। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। अब मैं थोड़ा सा सर यहाँ पे असमंजस में हूँ। आप पूरे देश के लिए सर हैं, पर मैं सबको बता दूं यहाँ पे कि आईआईटी बीएचयू में जो अब आईआईटी बीएचयू है, जब सर थे और साथ जब मैं था तब भी वो आईआईटी बीएचयू ही हुआ करता था। तो सर हमारे कॉलेज में लोग अपने सीनियर को सर ना बोल के भैया बोलते थे। एंड हम उसके हैबिचुएटेड हो चुके हैं। अभी मैं जितने भी अपने कॉलेज के एलुमनाई से मिलता हूँ उनको अभी भी भैया करके बुलाते हैं। मुझे भी भैया ही बुलाना है। नहीं, मुझे भैया ही बुलाना है। और बल्कि अपने टाइम पे तो वो भी चलता, तुम्हारे टाइम पे चलता था कि वो बाप वाला कॉन्सेप्ट। जी जी, बाप दादा अपर दादा जी। तो मैं तो तुम्हारा 2007 पास आउट हूँ, तुम 2011 हो, राइट? जी जी, तो मैं पर दादा हो गया हूँ तुम्हारा। तो मैं सर और भैया के बीच में करता रहूंगा। पर आपने एआई की बात बोली अभी, तो मुझे लगता है सर आज के डेट में एक तो एआई सभी बात कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात करूं, कॉलेज में जाता हूं वहां पे बात करूं, आई वाज इन यूएस फ्यू मंथ्स बैक, वहां पे लोग बात कर रहे हैं, तो सब कोई एआई के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर आज की डेट में एआई को लेके कंफ्यूजन ज्यादा है, एक्चुअलिटी थोड़ी कम है, सब कंफ्यूज है। कंपनी कंफ्यूज है कि बॉस एआई कोड कर देगा, तो वो नए हायर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन में बाहर निकाल रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं कि एआई है तो मुझे कोड सीखने की क्या जरूरत है, अब तो एआई ही कोड कर देगा, तो ना तो पढ़ रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं। और रियल आउटकम अगर मैं बोलूं, अभी जस्ट ओपन एआई ने अपना बताया कि 80% ऑफ यूज ऑफ द एआई इज जस्ट अराउंड ईमेल लिखने के लिए,
खाना क्या बनाना है उसके लिए, गर्लफ्रेंड को कैसे इम्प्रेस करना है इस बात को सही बात है, पूछने तो के लिए। यूज ही नहीं हो रहा है। तो एआई को लेके पूरी दुनिया आज के डेट में कंफ्यूज है। हम्म, पर मुझे लगता है कि दिस इज अ चेंज, यानी कि अगर उसको सिर्फ ये बोल दे कि लोग कंफ्यूज है और एआई चला जाएगा, एआई से कुछ नहीं होगा। एआई इज देयर एंड एआई इज गोइंग टू स्टे फॉर मेनी इयर्स टू कम। पर आज से 5 साल के बाद हाउ आई सी इज कि एआई के 2 तरीके के यूजर्स होंगे सर। ओके, बहुत बढ़िया। एक वो यूजर होगा जो एआई को यूज कर रहा है, जैसे कि एआई को यूज करके आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, एआई को यूज करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, एआई को यूज करके आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, एआई को यूज करके आप मार्केटिंग कर रहे हैं, एआई को यूज करके आप पीपीटी बना रहे हैं। तो एआई के आप यूजर्स होंगे और ये 95% ऑफ द लोग जो होंगे दैट विल फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ कि आप एआई को लेवरेज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, एआई को लेवरेज करके आप चीजें बना रहे हो। एंड देयर विल बी स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल, 4 से 5% का, जो एक्चुअली ये एआई बना रहे होंगे, जो ये एआई मॉडल्स डेवलप कर रहे होंगे, और इन लोगों की काफी ज्यादा डिमांड होगी सर। आज की डेट में भी अगर आप देखिए, मैं पीछे से थोड़ा सा जाता हूं, इंडिया हैज बीन ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड, राइट। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वेस्ट ने आगेबाजी मारी, 100%। हम उस पर डिपेंडेंट थे। उसके बाद वेपन्स में आज अमेरिका इतने सारे वेपन्स बना रहा है, बोला है हमसे खरीदो, पूरे वर्ल्ड को बेच रहा है, वहां पे दे हैव एन एडवांटेज। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है आज की डेट में, ये एआई का एज आ गया है। पर अगर हम देखें अभी फ्रैंकली, तो जितनी भी एआई की कंपनीज हैं, आप चैट जीपीटी ले लो, ओपन एआई इज एन अमेरिकन कंपनी, जेमिनाई इज अ गूगल इज अमेरिकन कंपनी, ग्रॉक जो एलन मस्क बना रहे इज एन अमेरिकन कंपनी। यानी Deep पूरी Seek। दुनिया को ये सारे यूएस अभी डोमिनेट कर रहा है। यानी फाउंडेशन मॉडल की मैं बात करूं, देखो पूरा वर्ल्ड एआई यूज कर रहा है, हम यूज कर रहे हैं पर हम बना नहीं रहे। ये जो फाउंडेशनल मॉडल है वो यूएस में सेंटर है राइट नाउ, एलएलएम वहीं पे डिजाइन वहीं हो रहे पे। हैं पूरे। तो सर ये 4-5 कंपनीज में हार्डली 500-600 लोग होंगे जो बिलियंस को आज के डेट में इंपैक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा चाइना थोड़ी चीजें कर रहा है, चाइना डीपसीक बना दिया, चाइना ने क्वेन बना दिया, तो चाइना थोड़ा बेटर कर रहा है। इंडिया में हम जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा यूरोप अभी बैठा हुआ है। तो अगेन वी आर इन द सिचुएशन जहां पे अमेरिका एक काफी एडवांटेज ले रहा है। तो मैं चाहता हूं कि बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द एआई एंड सिमिलर थिंग, मैं स्कूल ऑफ टेक के बारे में आपसे बात करूंगा। आई वांट कि वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस ताकि ये 5% में हो। अगर कोई बंदा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद एआई को यूज करके कोड लिख रहा है, या एआई को यूज करके ईमेल बना रहा है, या फिर फोटोशॉप कर रहा है, तब उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको चाहिए कि मैं उस टॉप 5% में जाऊं जहां पे मैं बना रहा हूं एआई, मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूं। वो इंडिया के लिए भी बेटर है, पूरे वर्ल्ड पे वो इंपैक्ट होगा और वो एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन, एक्चुअल डिफरेंशिएटर होगा। बहुत बढ़िया बात बोली। मेरे हिसाब से इसे मैं क्रक्स पे लाता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि 95% वो होंगे जो यूजर होंगे, उनको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है जी। पर इंजीनियरिंग भी उन 5% को करने की आवश्यकता है, और उस एरिया में जहाँ पे वो एआई को समझ पाए और वो एआई के एलएलएम मॉडल्स पे क्रिएट कर पाए नई चीजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि अपग्रेड, जाहिर सी बात है तुम कर रहे हो स्कूल ऑफ टेक, तो जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक के आप सीईओ और फाउंडर हैं, तो उन्होंने बोला था सर मैं उसे तो प्रमोट करूंगा ही करूंगा, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, पर मैं पूछूंगा भी सही, और मैं बताऊं, मैं आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे पे ट्रस्ट भी करते हैं, इमोशन पे करते हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक की पहले हम अच्छे से रिसर्च कर चुके हैं, पूरी टीम ने बोला और मैंने खुद ने अच्छे से रिसर्च करी, आप मेरे जूनियर तो हैं ही साथ कि उसको रिसर्च करके तभी हम उसके नाम को इस प्लेटफॉर्म पे लेने दे रहे हैं। मतलब सॉरी टू से दिस, बट हम जनरली अलाउ नहीं करते हैं 100%, बट ताकि अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि हाँ इस बारे में भी बात होगी उसके इर्द गिर्द और उससे जो भी सिनेरियो निकलना इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस पे करेंगे। तो मैं तुमसे, खैर उस पर तो अपन थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, 5 साल बाद किस तरीके, जैसे एक तो बात हो गई कंप्यूटर साइंस एआई, इस पे तो अपन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कौन सी और 5 साल बाद तुम्हें लगती है ब्रांचेस जिनकी रिलेवेंस होगी? भाई जाहिर सी बात है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर इसका शायद सिनेरियो बदलेगा, जिसपे तुम्हें सेकंड सवाल होगा ही होगा मेरा, तुम उसमें क्या कर रहे हो। पर मैं अगर तुमसे पूछूं कि 5 साल बाद तुम्हें इसके अलावा कौन सी और ब्रांचेस दिखाई देती है जो शायद रिलेवेंट होंगी? तो आगे का 5 साल बोलने के पहले मैं एक थोड़ा सा पैटर्न बता दूं बच्चों को, राइट। फॉर एग्जांपल सर, जिस समय आपने इंजीनियरिंग करी या फिर जिस समय मैं आईटी कॉलेज में गया, उस समय वेल डिफाइंड ब्रांचेस होते थे भैया, है ना। वहाँ पे होता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता था, एक सिविल होता था, एक मैकेनिकल होता था, एक केमिकल होता था, ऐसे वेल डिफाइंड ब्रांचेस होते थे। धीरे धीरे लोगों को लगा कि कंप्यूटर का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, जॉब्स ज्यादा है, तो हर चीज में कंप्यूटर का तड़का लगना चालू हो गया। एक तो कंप्यूटर में, एंड स्पेशली ये सब प्राइवेट कॉलेजेस में हुआ, जहाँ पे लोगों को लगा कि सभी बच्चे एसी के कमरे में बैठ। अब मैं बताता हूँ,
मैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में इसलिए गया बिकॉज मैं फैसिनेटेड था कि बॉस अगर मैं कंप्यूटर में जॉब करूंगा तो एसी कमरे में बैठा हूंगा, हाथ में मैकबुक होगा और पूरी दुनिया घूम रहा हूंगा. दैट वाज द थिंग दैट आई थॉट जब मैं कॉलेज में था. एंड देन व्हेन आई गेट इन देन आई रियलाइज कि बॉस ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड एज वेल, राइट. भले ही आप एसी कमरे में बैठे हो पर शायद आप मैकेनिकल में होते तो 9 से 5 करने के बाद आप फ्री हो जाते. यहाँ पे रात के 2 बजे प्रोडक्शन ऑफिस आपके साथ चल रहा है, ऑफिस आपके साथ चल रहा है, रात के 2 बजे प्रोडक्शन में बग आए और आपको उठ के काम करना है, राइट. अब चूंकि ये ड्रीम सेल करना काफी आसान होता है लोगों की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लैपटॉप है आपके पास, इसी कमरे में बैठे हो, पूरी दुनिया घूम रहे हो, करोड़ों का पैकेज आपको मिल सकता है. तो सारे कॉलेजेस ने कंप्यूटर साइंस को भुनाया और हर एक के साथ कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया. तो आज की डेट में पिछले 5-10 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है, इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस विद एआई, कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस विद, तो कंप्यूटर साइंस को मिला जुला कर कम से कम 15-20 ब्रांचेस बन गए जो कि अभी का ट्रेंड चल रहा है. अब ये नया चल रहा है एआई. अब एआई इज जस्ट नॉट ट्रेंड, पर मुझे लगता है कि एआई इज अ इम्पैक्ट. आज एआई हर एक सेक्टर में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो भी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. एक सिंपल चीज मैं बताऊं, आज हम मॉल जाते हैं भैया, है ना, मॉल में जाके देखिए, आपको दिखेगा फ्रिज आप खरीद रहे हैं, वहां पे भी एआई आपको दिख रहा होगा. हाँ सही बात, सब जगह लिखा हुआ है, भले कुछ भी हो रहा हो नहीं हो रहा हो. एसी आप खरीद रहे हो वहां पे भी. तो मैं कहता हूँ एआई हैज बिकम अ न्यू धनिया, राइट. आप कोई भी सब्जी बना रहे हो उसमें आप एआई का तड़का लगा देते हो. क्या बात है, बढ़िया एग्जांपल है कि एआई इज लाइक तड़का, धनिया, एक नया धनिया बन चुका है एआई. तो मुझे लगता है कि 2026 या फिर आने वाले समय में एक चेंज जो हम देख रहे होंगे कि एआई हर एक ब्रांचेस में आ गया. अगर आप मैकेनिकल सीख रहे होंगे तो भी आपको एआई के साथ मिलना होगा, सिविल कर रहे होंगे तो भी आपको एआई मिलना होगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, राइट. हम इरिटेट हो जाते हैं, हम एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकते, हम प्रिसीजन से हर चीज को नहीं देख पाते. तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगुमेंट करता है तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है, 100%. व्हिच इज फेयर इन अक्रॉस द सेक्टर. तो सारे ब्रांचेस में एक तो एआई हमें दिखाई देगा. प्लस मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस का डोमिनेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्पेशली लोगों ने कोर ब्रांचेस को पढ़ाना ही बंद कर दिया था. सिविल में एडमिशन लेना बंद कर दिया, मैकेनिकल में एडमिशन लेना बंद कर दिया, बायोकेमिकल में एडमिशन लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में एक डिमांड सप्लाई का गैप आ गया है. मेरे ही अपने ही कॉलेज के मेरे एक सीनियर हैं, राहुल राज, वो एक कंपनी चलाते हैं बैटरीज की. एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज सेइंग कि आज के डेट में अच्छे इंजीनियर्स मिल ही नहीं रहे, क्योंकि गैप आ गया है, जो गैप आ गया. मुझे लगता है एक तो ये डिमांड सप्लाई का कर्व है, तो उसकी वजह से इस टाइप के कोर ब्रांचेस फिर से रिलीव होंगी जिसमें एआई इंटीग्रेट होगा, तो ये ब्रांचेस हमको काफी दिखाई देंगे. दूसरा मुझे लगता है लाइफ साइंसेस के अराउंड चीजें और बेहतर होगी. तो इंजीनियरिंग अराउंड द लाइफ साइंसेस, बैटरी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन बेस्ड चीजों पे अभी काफी, और ड्रोन टेक्नोलॉजी इज अनदर फ्यू थिंग व्हिच आई फील कि जिसके काफी डिमांड होने वाली. जिस तरीके से इस तरह का वारफेयर हो रहा है, जो कि 99% लोग ड्रोन से ही कर रहे हैं, तो ड्रोन के अराउंड इनोवेशन प्लस डिलीवरी, राइट. आज की डेट में हर एक शहर में इतना ज्यादा कंजेशन है जहाँ पे गाड़ियां चलने का जगह नहीं है. एक जगह से दूसरा जाने में, बैंगलोर फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं रहता हूँ, 1 घंटा अगर मुझे लग रहा है तो मुझे लग रहा है काफी कम समय है जहाँ पे मैं अपने से कहीं और जहाँ पे पहुंच पाया हूँ. तो वहां पे ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल. मुझे लगता है स्पेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जिस तरीके से एलन मस्क अभी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मोर प्लेयर्स शुड कम इन, जहाँ पे दूसरे ग्रहों पे जाना, दूसरे प्लैनेट्स पे जाना, मार्स पे जाना, इन सारे एरियाज में इनोवेशन इज वेरी मच पर्टिनेंट. और मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा काफी ग्रोथ है. और कंप्यूटर साइंस का ग्रोथ पिछले साल में हुआ है और मुझे लगता है सर वो बना रहेगा, क्योंकि हम लोग के टाइम में जैसे बोलते थे कि सिविल एंड मैकेनिकल आर द एवरग्रीन ब्रांचेस, क्योंकि जब तक ह्यूमैनिटी है तो रोड्स बनते रहेंगे, जब तक ह्यूमैनिटी है तो मशीन्स बनता रहेगा. आज के डेट में हर कंपनी का एक डिजिटल प्रेजेंस है. जब भी मैं बोलता हूँ एक नई कंपनी खुल रही है, तो उस कंपनी के साथ 4 सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब्स बन रहा होता है, बिकॉज हर कंपनी को एक वेबसाइट चाहिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, और इन दिस इंटरनेट इज एवरीवन इज गोइंग डिजिटल. तो बाकी सारे ब्रांचेस भी इवॉल्व करेंगे, बट मुझे लगता है कि इन द कमिंग ईयर्स उनके साथ ये जुड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो किसी भी इंडस्ट्री में बिना कंप्यूटर्स के बात नहीं हो सकती आज की तारीख में. तो इट इज लाइक जैसे आपने बोला कि ये हर सब्जी के धनिया वाली बात है, और बिल्कुल सही बात है, सही एनालॉजी भी है कि कुछ भी हो, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, क्या केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, क्या सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, बट क्या इनके साथ कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए? हाँ चाहिए, उसके बिना वो बात नहीं बनेगी. तो मेरे साथ बहुत बढ़िया बात है. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और बैक साइड ले जाता हूँ. बहुत नॉर्मल लोग हमें शायद सुन रहे होंगे, तो मेरा भी एक लिमिटेड ज्ञान है उसको लेके.
बहुत आसान भाषा में व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब नॉर्मल आदमी क्या समझे, कैसे काम कर, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या काम करता है और कैसे काम करता है। थोड़ी देर इंजीनियरिंग के लिए छोड़ जाए, आप ये माने कि जो हमें सुन रहे हैं उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग में गए नहीं है या उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या समझे, क्या है, कैसे काम करता है। मेरी अपनी एक समझ है, तो मुझे लगता है आप बेहतर हैं कि उसे बता पाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको 2 शब्दों में बांट दूं, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, अभी तक लोगों को लगता था कि इंटेलिजेंस लाइक अगर मैं पूरे एनिमल किंगडम को देखूं तो ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पेशी। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या है सर, कि आप खुद के निर्णय ले पाओ, राइट। फॉर एग्जांपल आगे अचानक से गाड़ी आई तो आप हट गए, दैट्स अ बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की आप स्मार्ट हो, आप उससे टकराए नहीं। सर आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं 2 साल उन्होंने मेहनत करी, आपने सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन करा दिए, आईटी नया क्वेश्चन पूछेगा हाँ। तो वो जो वहां पे दिमाग लगा लेगा, मैं बोलूंगा वो इंटेलिजेंट है, बिकॉज वो दिमाग उसने अपने इंटेलिजेंस को वहां पे लगा दिया है। एज ए ह्यूमन हम सुपर स्मार्ट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जन्म लेता है, 2 साल तक उसको आप ट्रेन करते हो, आपको बोलते हो ये चाचा है, मामा है, और वो बस सुन के 2 साल के बाद उसको चाचा बोल रहा होता है, उसको मामा बोल रहा होता है, राइट। ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्विंग पावर, करेक्ट। तो इंटेलिजेंस इज कि यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, यू लर्न फ्रॉम दैट एंड देन यू आर एबल टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट, राइट। सेम चीज जब मैं मशीन को करवाता हूं, राइट, सेम चीज अगर मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर करने लगे इंसान के बदले में, बिकॉज वो नेचुरल तो है नहीं, इसलिए हम उसको बोल देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंसान स्मार्ट है, हो सकता है मुझे अगर 4 कुत्ते का फोटो दिखाया जाए, 4 डॉग फोटोग्राफ्स, देन 5वां अगर रास्ते में निकलूं तो मैं बोल दूं कि ये डॉग है। पर जो मशीन है उसको मैं कहता हूं सबसे डम्बेस्ट क्रिएचर है। कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट डम्बेस्ट क्रिएचर। और एक और लाइन मुझे काफी अच्छी लगती है, कंप्यूटर्स आर ओनली यूज्ड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय कंप्यूटर देमसेल्व्स, राइट। तो अब मशीन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो उतना स्मार्ट नहीं जितना हम है। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए मेरे को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। तो जो शायद मैं 4 डॉग्स के फोटोग्राफ देके आइडेंटिफाई कर लूं कि ऐसा डॉग दिखता है, अगर मैं मशीन को बोलूं तो शायद उसको मुझे 10,000 या 1 लाख डॉग्स के फोटोग्राफ्स दिखाने पड़ते हैं, तब वो समझेगा। और वो कैसे समझता है? वो तो मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर अबाउट पैटर्न्स बनाना, राइट। तो वो खूब सारे फोटोग्राफ देखते जाता है और वो एक रूल बनाते जाता है अपने मन में, हर एक डॉग का 2 आंख होगा, उसके 2 कान होंगे, उसका इस तरीके का नोज होगा, उसके 4 लेग होंगे, और वो रूल्स बनाता जाता है। एक नया देखा, एक और रूल ऐड हुआ, एक और नया, एक और रूल ऐड। और ये रूल क्या है? ये रूल नथिंग बट एक फंक्शन है जो हम मैथ्स में पढ़ाते हैं बच्चों को जेईई के लिए। तो जो फंक्शन आप बना रहे हो y इक्वल्स टू fx, वो यही फंक्शन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते रहता है। और एक बार जब इनफ डेटा पे वो ट्रेन हो चुका है, 10,000 कुत्ते के फोटोग्राफ्स आपने उसको दिखा दी, अब आप नया फोटोग्राफ अगर कैट का दिखाई दोगे तो बोल देगा बॉस ये डॉग नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। और इसको थोड़ा सा और मैं सर एक्सटेंड कर दूं, बिकॉज आजकल सब चैट जीपीटी के बारे में बातें कर रहे हैं, जेमिनाई के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आज का जो एआई है, अब अगेन सर ये एआई नया नहीं है, एआई 1950 से लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, पर उस समय एआई इतना स्मार्ट नहीं था कि लोग कॉन्फिडेंस में आके बोल पाए कि बॉस हमने कुछ बना लिया है। उस समय एआई बहुत ही सिंपल सा था, लोग बहुत लॉजिक बेस्ड था, बहुत लॉजिक रूल बेस्ड था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, ऐसा होगा तो वैसा कर देना। तो कोई खुल के नहीं बोल पाता था, अगर कोई बोलेगा भी तो लोग मजाक उड़ा देते थे कि तुम्हारा ये तो कर दिया, अगला चीज तो कर ही नहीं पा रहा है। पर सबसे ब्रेक थ्रू जो उसमें हुआ है वो कुछ साल पहले, अगर हमने देखा 3 साल पहले जब ओपन एआई का GPT-3 लॉन्च हुआ था, ये फंडामेंटली है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मैं सिंपल बोलूं तो एक प्रिडिक्शन एजेंट है। वो बस एक, अगर आपने वर्ड दिया कि स्काई इज, अगला वर्ड क्या होगा उसको वो बस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। और कैसे प्रिडिक्ट किया होगा उसने? इतने सारे लोगों से जो उसने ज्ञान ले लिया है, पूरी दुनिया, पूरी जो एलएलएम को ट्रेन करने में खूब सारा पैसा लगता है। इसलिए जब पिछली दफा सैम अल्टमैन इंडिया में आए थे, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली, इंडिया के सारे सीटीओज बैठे हुए थे रूम में, इनफैक्ट आई वाज आल्सो इन दैट रूम, एंड ही वेरी कॉन्फिडेंटली सेड कि इंडिया कभी ओपन एआई नहीं बना पाएगा। एंड ही सेड इट ओपन एआई इसलिए नहीं बना पाए, नॉट बिकॉज कि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, बिकॉज इसके लिए जो पैसे लगते हैं वो बिलियंस में लगता है। बिकॉज आपको डेटा को ट्रेन करना है, जितनी डेटा इंटरनेट पे है, यू हैव टू ट्रेन ऑन एवरीथिंग। तो जब उस मॉडल को, सी मॉडल के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है सर, बस उसने जब पूरी दुनिया के डेटा को पढ़ा होगा तो उसने कम से कम 1000 बार देखा होगा कि स्काई इज के बाद हमेशा ब्लू ही आता है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो उसको दिखाएगा वो। तो जैसे ही हो गया तो उसने अपने लर्निंग्स देखा कि जब भी स्काई इज था तो उसके बाद ब्लू आता था, तो वो बोलेगा स्काई इज ब्लू, राइट। और इस तरीके से वो एक एक वर्ड को प्रिडिक्ट करता जाता है। हमें लगता है कि वो इंटेलिजेंस है, पर इट इज फुली वो
हमारे यहाँ एक 3 इडियट में कहते हैं ना सर, वो जो सबसे स्मार्ट बंदा था वो बिल्कुल रट के जाता था, तो दिस एआई इज ऑल रट्टू या चतुर। खुद का दिमाग नहीं है बट इतने डेटा पे वो ट्रेन हो चुका है कि वो सही गेस कर पाता है, राइट। और एक और सब छोटी सी बात बता दूं, लोग कहते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या लिखते हैं उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट से कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अगर आप एआई को कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे तो वो हमेशा गलत चीज गेस करेगा, तो आप जितने अच्छे तरीके से उसको बताओगे उसको गेस करने में ज्यादा आसानी होगी एंड यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। तो क्या मैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तुमसे बात करके मुझे लग रहा है, क्या मैं उन्हें ऐसा बोल सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चतुर है जो बहुत चतुर है, पर फिर भी जीवन में आगे जाने के लिए तुम्हें रेंचो तो बनना ही पड़ेगा जो चतुर का ढंग से यूज कर सके। तो ये मत सोचो कि अगर चतुर आ गया है तो रेंचो की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो रेंचो बनना है जो चतुर को यूज करेगा और मानवता के लिए और कार्य करेगा। मैं इसमें एक चीज और जानना चाहता हूँ, मेरी अपनी वैसे तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, जो अभी तक बोला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि बहुत सारी चीजें उसको खिलाई जाती है, वो उसे सीख जाता है, और क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं एक मशीन है तो थकता नहीं है, लगातार उस पर काम होता रहता है। पर ये भी याद रखो कि उसे तुमसे बहुत ज्यादा डेटा खिलाया गया है, अभी भी तुम मुझसे इंटेलिजेंट हो जिसने उसको सारा काम करा है। जो मन में सवाल आता है, जो मेरा एक जो मैं समझता हूँ कि हमारा दिमाग काम कर रहा होता है क्योंकि हमारे अंदर न्यूरल नेटवर्क है। जहां तक मैं जानता हूँ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी न्यूरल नेटवर्क पे ही काम करते हैं, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। उसके बारे में हल्का सा बताओगे, न्यूरल व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, और ये क्या कैसे काम करता है दिमाग की तरह? जी, तो सर ये जो एआई का जो कोर है ना, उसको हम कहते हैं सर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से चालू हुआ। तो मशीन लर्निंग मतलब कि आप खूब सारे डेटा से उसको ट्रेन करते हो, और ट्रेन करने के बाद वो पैटर्न बना लेता है, और जब भी कोई नया सिचुएशन आता है तो उसको वो प्रिडिक्ट कर देता है। अब मशीन लर्निंग 1980 से हम लोग कर रहे थे, पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। लिमिटेशन ये था कि हमारे पास उतना ज्यादा डेटा नहीं था, और उसको हम प्रोसेस करने में हमको काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। जब हम लेट 2000 में आए, इंटरनेट आया, www रेवोल्यूशन आया, तो हमारे पास डेटा खूब सारे आने लगे। अगर आप आज के डेट में देखो तो सारी जो एप्लीकेशंस है सब आपके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, सर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आपको आपकी माँ और आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा जानता है वो गूगल है। उसको पता है, ये मैं भी बोलता हूँ हर बच्चे को 100%। और आपके हर हिडन फोल्डर में क्या है वो गूगल में पता है। बिल्कुल सही बात है। मैं ओरिएंटेशन में भी बोलता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, हर ओरिएंटेशन में पूछता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन जानता है? बच्चे बोलते हैं मैं खुद, मैं बोलता हूँ नहीं, तुम्हें मोबाइल जानता है, तुम्हारी फीड बताएगी तुम क्या हो। तो ये सारी कंपनीज आपको डेटा खूब स्टोर कर रही, तो हमारे पास तबीयत से अभी डेटा है, और हमारे पास खूब सारा कंप्यूटेशन भी आ गया कि हम उसको प्रोसेस कर पाए। तो जब मशीन लर्निंग हम खूब सारे डेटा पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में डेटा तो आ गया था, पर चैलेंज था कि इसको प्रोसेस कैसे करें। तो खूब सारे एल्गोरिथम हमने ट्राई करा, जिसमें कि हमारा कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाता था। देन साइंटिस्ट रियलाइज कि बिकॉज हम ह्यूमंस की तरह ही इस मशीन को बनाना चाहते हैं जो स्मार्ट हो, लॉन्गर चीजें कॉन्टेक्स्ट में रख पाए और तुरंत डिसीजन ले पाए। ऐसा नहीं कि डेटा अभी है और 2 दिन के बाद बोले अच्छा ऑपरेशन करना था, राइट? तब तक तो लेट हो चुका है। तो वो चीजें कैसे करें, तो उसकी वजह से हमने ह्यूमन ब्रेन में जैसे चीजें बात करती है, न्यूरॉन जैसे काम करता है, उसको स्टडी करा कि न्यूरॉन की क्या है, कैसे वो जनरेशन ओवर जनरेशन इंप्रूव होता रहता है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को पास करता है एक स्टेज से दूसरे, कैसे वो ढूंढता है आसपास कहाँ कनेक्ट होना है। करेक्ट। तो उसके लिए एक नई फिलॉसफी कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब चूंकि आर्टिफिशियल है तो ANN आ गया, देन ANN रिवाइज होके RNN बना, व्हिच इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, राइट? और इस फिलॉसफी पे AI जाके आगे बढ़ता रहा। ऑफ लेट ये आज के डेट में इंप्रूव होके हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो अभी तक क्या हो रहा था, जब तक ये ANN CNN था तो भी हम एक सिंपल चैटबॉट बना पाते थे, जो आपने बोला वो शायद आंसर कर पाएगा, पर आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछे, जैसे एक चैटबॉट आपने बनाया सर आपके इंस्टीट्यूट के लिए, जिसमें वो आंसर तो कर पा रहा है मोशन से रिलेटेड, पर अगर आपने उसको ANN या डीप लर्निंग के बेस पे बनाया होता और बच्चा रैंडमली अगर पूछ दे कि ठीक है कपिल शर्मा शो में एनवी सर क्यों गए थे, वो फिर ब्लैंक हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर, कि उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई उसको पता नहीं, उसके बारे में। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए गूगल ने 2018 के आसपास एक पेपर रिलीज करा था, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। और इसका सिंपल शब्द में बताऊं तो सिर्फ ये मतलब था कि पहले मशीन एक एक शब्दों को एक एक बार पढ़ती थी। जैसे कि अगर मुझे लिखना है कि आई एम विश्व मोहन, तो मशीन ने आई पढ़ा, आई का मतलब समझा, एम पढ़ा, एम का मतलब समझा, विश्व पढ़ा, विश्व का मतलब समझा, मोहन पढ़ा, मोहन का मतलब समझा। इससे प्रॉब्लम थी कि अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो गया 100 वर्ड्स का, तो हेलुसिनेट करता था। तो जब तक 100 वर्ड पे गया, पिछला वाला पूरा भूल गया कि आई का मतलब क्या था, एम किससे रिलेटेड था, विश्व किससे रिलेटेड था, वो भूल जाता था। तो लोगों ने बोला कि यार हम ह्यूमंस जब एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते कि आई क्या है, एम क्या है, हम पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ते हैं और
एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि जब मैं बोलूं आई एम विश्वा, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आई का मतलब विश्वा है, राइट? सब एक दूसरे से रिलेटेड है, right? इस फिलॉसफी पे गूगल ने ट्रांसफॉर्मर, तो मैं कहने का मतलब मेरा सर ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कर रहे हैं वो सारी चीजें हम रियल वर्ल्ड से ही सीख रहे हैं, कैसे ह्यूमन चीजों को पढ़ता है, कैसे ह्यूमन चीजों को परसीव करता है, और उसको बस हम ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था सर होल कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, उससे ट्रांसफॉर्मर आया। और आप जितने भी आज के एआई देख रहे हैं, एलएलएम्स जितने भी है, उसका जो कोर है वो गूगल ने दिया था ट्रांसफॉर्मर ओके टेक्निक के थ्रू। तो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक बात है अपने के लिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आप समझे आसान शब्दों में करते हैं, जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के लिए काम करता है, आपने सुना होगा, वैसे ही मशीन में एक न्यूरल नेटवर्क खड़ा हो गया है। अब जो आप उसे खिलाते जाते हो, डेटा खिलाते जाते हो, समझता जाता है, और आपके लिए एक चतुर आदमी आपके सामने बैठा है, जो पूछोगे इतनी सारी दुनिया के डेटा को जिसने खा रखा है, जिसको नॉलेज है, आप समझो एक बहुत नॉलेजफुल आदमी आपके पास बैठा है, और उसके पास ये बुद्धिमत्ता भी है कि उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जहाँ सक्सेस की है, जैसे सर ने बोला कि स्काई इज, तो उसने 1000 बार सुन रखा है कि ब्लू इज द स्टेटमेंट, तो आपको लाके देता है, तो चांसेस ऑफ करेक्टनेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली विश्व का ज्ञान एक चीज में आ गया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अपनी कॉन्वर्सेशन को आसान शब्दों से आगे ले जाते हुए, बहुत सारे बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमने भी करा, कई बार हम हमारे आईटीज में सुनते हैं क्या यार 4 साल में क्या पढ़ा, उसके बाद बहुत कुछ सीखा। हम कई बार ऐसे कन्वर्सेशन हम करते हैं बंद कमरे में, है ना, तो वी ऑलवेज डू दैट। तो मैं तुमसे ही जानना चाहता हूँ, 15 लाख के आसपास इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं, है ना, एग्जैक्ट नंबर मुझे आती है, बट इतने के आसपास निकल रहे हैं। जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनको अभी इंजीनियरिंग चूज करते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए? जाहिर सी बात है, तुम्हारा भी उसमें कॉलेज है, मैं चाहता हूँ थोड़ा अनबायस्ड आंसर दो, उसके बारे में बताना ही है तुम्हें, बट उनको क्या ध्यान देना चाहिए, उनको किस फील्ड में कैसे जाना चाहिए? क्योंकि मैं भी समझता हूँ जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको भी बता दो, ये कन्वर्सेशन उनके लिए भी है। जो सारे बच्चे आईआईटी एनआईटी जा पाए जरूरी नहीं है, बट क्या वो बार बार बोलता हूँ कि आईआईटी एनआईटी क्या सफलता की कुंजी है? नहीं। हाँ, अच्छी डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको प्राथमिकता दिलाएगी, बट वही से सफलता का मंत्र नहीं है। आपको कैसे कॉलेज चुनना चाहिए, अपना इंटरेस्ट कैसे चुनना चाहिए, तो आई थिंक दैट कन्वर्सेशन शुड लाइक दैट। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, कैसे उनको अपनी पाथ को चुनना चाहिए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सर, 2 चीजें मुझे लगता है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हम लोग थोड़ा हमेशा जनरलिस्ट अप्रोच लेते हैं, इसमें आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंशनली हमारी इंजीनियरिंग में भी 4 साल की इंजीनियरिंग में जो भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, बट 30% ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज जेनरिक। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद हो सर, हम लोग जब करते थे, वी यूज्ड टू डू कारपेंट्री, सब करिए, फाउंड्री सब करिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट, वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरीके से। आपको इनफैक्ट अर्ली एज, जब आप स्कूल्स में होते हो, तभी से आप एक स्पेशलाइजेशन पिक कर लेते हो। आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव एज में भैया मुझे लगता है कि इफ यू हैव टू रियली डू वेल, यू हैव टू गो डीप इन वन थिंग। शैलो लर्निंग माइट नॉट हेल्प, दैट्स नंबर 1। एक्सपर्ट ऑफ वन जी। दूसरा मुझे लगता है कि हम जब डिसीजन ले रहे थे, एक वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू चूज आईटी बीएचयू भैया वाज दैट कि मेरे घर से सबसे नजदीक था। मैं बिहार से एक छोटे से गांव से हूँ, और मुझे लगा कि मेरे घर से जो सबसे नजदीक ट्रेन जाती है वो बनारस जाती है, उसकी वजह से ले लेते हैं। और ये मैंने ट्रेंड लास्ट फ्यू इयर्स में लोगों ने देखा है कि लोग बस इस बात पे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कौन से जगह पे चाहिए, कि मेरे भैया कहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरी दीदी कहाँ पे पढ़ रही है, राइट। आईटी का तो मुझे फिर भी समझ में आता है कि बिकॉज यू गेट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आईटी आप और बहुत लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे उनकी बात करें, खूब सारा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कई सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं टेंजिबल के अलावा। बट आज की डेट में जब आप 2026 में हो, जब कंपटीशन स्टिफ है सर, आज की डेट में मैं बोलूं, आई वाज जस्ट लुकिंग एट वन ऑफ द स्टेट, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इट इज, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग आउट इन 2026 दे डोंट हैव जॉब, राइट। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या चूज कर रहे हो, कहां से पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लोगे उसका इंपैक्ट आपको 4 साल के बाद आएगा, पूरे जीवन भर रहेगा इनफैक्ट। और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ में। आप पूरी लाइफ में कई सारे इन्वेस्टमेंट करोगे, आप स्टॉक्स में पैसे डालोगे, आप गाड़ियां खरीदोगे, आप मकान खरीदोगे, पर ये जो आप अपने करियर में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट आप पूरी साल रीप करते रहोगे। और ये इन्वेस्टमेंट अगर गलत हो गया इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, बिकॉज आप सिर्फ पैसे नहीं फीस दे रहे हो सर, ये अपने एज का सबसे प्राइम है, जो उम्र है 18, 19, 20, 21, 22, वहां पे बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा होता है, ये आपके पूरे लाइफ का सबसे प्राइम टाइम है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि 4 साल में जो दे रहा हूं, इज इट वर्थ माई टैलेंट, इज इट वर्थ टू माई अलाइनमेंट, इज इट वर्थ जो मैं बनना चाहता हूँ, क्या ये मुझे उसमें हेल्प कर रहा है। तो ये बड़ा क्रूशियल है। तो ये मैं बिल्कुल, बिकॉज आपके थ्रू यानी लाखों बच्चे सर ये सुन रहे होंगे, मैं उनको ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज शर्मा जी का बेटा कहाँ पे एडमिशन लिया या फिर आप क्या चाह रहे होते, इन चीजों पे आप थोड़ा बात करो,
राइट, कि कैसे आप डिसाइड करो। और अगर आप भैया मुझे अलाउ करो तो, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे से काफी पेरेंट्स ने पूछा है कि कैसे डिसाइड करें, या फिर बिकॉज मैं खुद का एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चला रहा हूँ जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस, हाउ शुड आई डिसाइड कि मैं अपग्रेड स्कूल में ही एडमिशन लूँ, कहीं और क्यों ना लूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्पार्शियल होके बात करते हैं, आप अपने बच्चे को भूल जाइए। मैं कहता हूँ कि मुझे अगर अपने छोटे भाई या छोटे बहन को ये हेल्प करके डिसाइड कराना है कि आपको कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 4-5 पॉइंट्स है जहां पे आपको लॉजिकली कंपेयर करना चाहिए। और आप मेरी बात मत मानो, आप जाके इस वीडियो को सुनने के बाद आप जाके गूगल पे सर्च करो, रिसर्च करो थोड़ा सा कह रहा हूं। सबसे पहला मैं कहता हूं सर कि आप 10th कर रहे थे मार्क्स के लिए, 12th कर रहे थे आप मार्क्स के लिए, आप अब जब बीटेक कर रहे हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो एक प्रोफेशनल बनने के लिए, एक टेंजिबल आउटकम आना जरूरी है। मैं एक छोटे से घर से निकला हुआ हूँ सर, पर मुझे याद है अभी भी कि मेरा जो पूरा मोटिवेशन था आईटी की तैयारी करने का या फिर बीटेक करने का, वो सिर्फ ये था कि शायद मैं बीटेक जब करूंगा एक अच्छी जॉब आएगी, खुद को अच्छे जगह पे ले पाऊंगा, फैमिली को अपलिफ्ट कर पाऊंगा। और आज की डेट में भी 90% बच्चे, मुझे लगता है 95% बच्चे बीटेक कर रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा 4 साल के बाद जॉब कर पाए। और मैं उन्हें बुरा नहीं मानता, आपकी बात पे आगे आने से पहले उन्हें बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमने भी ऐसी स्टार्टिंग करी है। शुरुआती दौर में नहीं था कि हम शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि आज हमने अपने आप को खुद को स्टेबल कर दिया है। इंजीनियरिंग ने हमें वो स्टेबिलिटी दी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो शुरुआत में हम भी सोचते थे यार कैसे घर बन जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा। जब एक बेसिक चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली तो हम समाज के लिए, अपने संस्थान के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारी चीजें सोच पाते हैं, फ्रीडम के साथ सोच पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से वो बात आप बहुत सही बोल रहे हो कि हाँ वो सोच समझ के रहें। खैर मैं वापस अपने आता हूँ, क्योंकि बाकी ब्रांचेस के बारे में तो अपन ने बात कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो भी अपन ने बात कर ली, अपग्रेड कैसे डिफरेंट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वही 100% सर। और मैं चाहूंगा कि बिकॉज आप इतने सारे बच्चों के साथ रहते हैं भैया, इतने सारे पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे लिए भी एक लर्निंग होगा। एंड मैं होमवर्क करके तो आया हूं, पर आई वुड लव कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछे तो आई कम कि कैसे डिफरेंट है। और ये पेरेंट्स के लिए बेसिकली मेरा मैसेज है। तो पहला डिफरेंस जो अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में जो हम बिकॉज इससे पहले भी मैं एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बड़े इंस्टीट्यूट के लिए इंडिया में चला चुका हूँ। 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, दुनिया के सारे बड़े टॉप टेक जायंट्स में मैंने काम करा है। तो ये टीचिंग एंड टेक को मुझे लगता है कि मैं बड़े क्लोजली मैंने फॉलो करा है और मुझे पता है कि क्या चीजें करी जा सकती है। एट अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक सर, सबसे पहला हमें जो लगता है, हम 3 टेंजिबल आउटकम स्टूडेंट को प्रॉमिस करते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस जहाँ पे सिर्फ जॉब्स की बातें करते हैं, जॉब्स हम करते हैं, हमारे पास 3 टेंजिबल आउटकम है। पहला टेंजिबल आउटकम है, हम कहते हैं वो है हाई पेइंग जॉब्स। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ भैया। आई गो टू लॉट ऑफ कॉलेजेस। अभी आईटी दिल्ली में मुझे इनवाइट किया गया था, या टू आईटी मुंबई टू हेल्प स्टूडेंट्स रेडी फॉर द जॉब्स। एक साउथ का बड़ा ही फेमस कॉलेज है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट वो खूब सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को उठाता है। आई वॉज देयर इन दैट कैंपस 6 महीने पहले। मैंने उनसे पूछा कि आपके फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं। मुझे लगा 500 बोलेगा, कोई 1000 बोलेगा या 2000 बोलेगा। बच्चों ने बोला 10,000 बच्चे हैं भैया। मैंने बोला कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर 1 साल। मैंने बोला अच्छा दोस्त, कितने लोगों की जॉब लगी है इसमें से? आधे लोगों का हाथ नहीं उठ पाया था। मैंने बोला जिन लोगों की जॉब लगी है उसमें से कौन कौन सी कंपनीज हैं? तो जो नाम मुझे जोर जोर से सुनाई दे रहा था, इट वाज विप्रो, टीसीएस। आई नो दे आर ग्रेट कंपनीज, बट द चैलेंज इज भैया, मैं 2011 में हम लोग आईटी बेसिस पास आउट हो रहे थे, अपने कॉलेज में जोक चलता था कि ये कंपनीज आएगी, ट्रक लेके आएगी और फैक्ट्री में ले जाएगी, मत बैठना। और उस समय भी वो 3.2 का पैकेज देता था। 2026 एंड दे आर स्टिल गिविंग 3.2 का पैकेज। मेरी भी आईबीएम में लगी थी उस समय 3.6 की अभी भी वही लग रही। तो भैया प्रॉब्लम ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 साल के मेहनत के बाद जब बच्चा अपना प्राइम दे रहा है, अगर उसकी जॉब नहीं लग रही है या फिर जॉब भी लग रही है वो इस तरीके की लग रही है, तो एज अ सिस्टम आई फील दैट वी हैव फेल्ड, क्योंकि बच्चा अपना सब कुछ दे रहा है। तो पहला मेरा टेंजिबल आउटकम जो है बच्चों के लिए वो है हाई पेइंग जॉब्स। तो मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि विल नॉट एंटरटेन एनी कंपनी जिसका पैकेज 7 लाख या 8 लाख से कम है। प्लस विल ट्रेन यू द वे ताकि आप टॉप कंपनीज है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो जो मैं कह रहा था टॉप 5%, मेरा एम है कि मेरे बच्चे टॉप 1% टेकीज बने। तो वो सारा इकोसिस्टम आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए हमारे जो मेंटोर्स हैं वो इंडस्ट्री से हम लेके आते हैं, जो गूगल में काम कर रहे हैं, लिंक्डइन में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, डे 1 से वो पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट कोडिंग उनको हम सिखा रहे हैं, राइट।
तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, पर ऐसा काफी लोग भी बोलते होंगे ना, काफी दूसरे कॉलेज बोलते हैं कि हम भी अच्छे टीचर से पढ़वाते हैं, पर मेरे पास वो है जो शायद इंडिया में किसी भी कॉलेज के पास नहीं है सर। बिकॉज हम सर स्कूल ऑफ टेक चालू कर रहे थे, हमने एक कंपनी, ये सोच के बोलना, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%, और ये लोग जाके इंटरनेट पे देख लेंगे। अच्छा, चाय आ गई है, चाय और कचौरी भी मंगाई थी यार। कचौरी आ रही है, आओ सर जी, बीच में रोक रहा हूँ, पर चाय जरूर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था हमारे पास एक चीज है सर, इंडिया के किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। सर ले लीजिए, चाय ले लीजिए। चाय पीते पीते करते हैं। हाँ सर बिल्कुल। हाँ। क्या बात है सर, कोटा की कचौरी। आपको कचौरी खिलाएंगे। तो भैया मैं बता रहा था कि ये काफी लोग बोल रहे होंगे, बिकॉज आज के डेट में चीजों को जस्ट बोलना काफी आसान हो गया। आपको एक मार्केटिंग वाला बंदा लगता है, और आजकल चैट जीपीटी भी आ गया है, तो आप कुछ भी लिख दो वेबसाइट पे, कुछ भी छाप दो, इट्स सो इजी। मैं कह रहा था हमारे पास कुछ ऐसा है जो बाकी किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। क्योंकि हम स्कूल ऑफ टेक चालू कर रहे थे, हमने 2 महीने पहले सर एक कंपनी एक्वायर करी, इसका नाम है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला अपग्रेड ने करी है, करेक्ट जी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेशर्स की इंटर्नशिप और जॉब्स की कंपनी है। हर दिन 10,000 से ज्यादा इंटर्नशिप उस पे आते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हमारी कंपनी है, तो हमारे जो 900,000 बच्चे 3 कैंपसेस में एडमिशन ले रहे होंगे, उनको एक अनटुवर्ड्स एडवांटेज होगा कंपेयर टू एनी कॉलेज स्टूडेंट। आप किसी भी कॉलेज में आज की डेट में हो, आप आईटी में हो, प्राइवेट कॉलेज में हो, बच्चा जब इंटर्नशिप ढूंढ रहा होता है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो इंटर्नशिप पे ही ढूंढेगा। तो आप जाओ किसी भी कॉलेज में, आप इंटर्नशिप इधर ही ढूंढ रहे होगे। अब चूंकि इंटर्नशाला हमारी कंपनी है, इट विल गिव अ एडवांटेज टू आवर स्टूडेंट, जहां पे हम इंटर्नशाला के थ्रू विल बी रनिंग मल्टीपल इंटर्नशिप मेला इन आवर कैंपस इटसेल्फ, जो कि एक इकोसिस्टम का एडवांटेज हमारे स्टूडेंट्स को देगा। तो एक कॉलेज कंप्लीट तब होता है जब आपके पास इनफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है, आपके पास इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है, बिकॉज एक टेंजिबल आउटकम आपको अचीव करना जरूरी है। दूसरा, जैसे सर ये कंपनी है नौकरी, मॉन्स्टर, उसी की कॉम्पिटिटिव कंपनी थी रिक्रूट, जो हमने एक्वायर करा 2-3 साल पहले। अब ये इंटर्नशाला हमने अभी करा है, पहले से हमारे पास रिक्रूट है जो 3,000 से ज्यादा कंपनीज के लिए आज के हेल्प लोगों को वो जॉब्स लगवाती है। तो हमारे पास वो पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है इंटर्नशिप्स का, जॉब्स का, which enables us to help student get हमने the एक पूरा jobs. इकोसिस्टम बना लिया along with कॉलेज की। इंटर्नशिप भी अच्छी होगी, इंटर्नशिप अच्छी होगी, आप अच्छा इकोसिस्टम दोगे तो जॉब्स भी अच्छी लगेंगी। और एक और पॉइंट सर, हमारे एक अलग बिजनेस वर्टिकल है अपग्रेड एंटरप्राइज। तो बच्चे किसी भी कॉलेज से जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे उनको पहले ट्रेनिंग कराया जाता है 2-3 महीने की, ताकि वो वहां के सॉफ्टवेयर सीख पाए, कोडिंग पैटर्न सीख पाए। इंडिया की ऑलमोस्ट 70% के आसपास 3,000 से ज्यादा कंपनीज की जो ट्रेनिंग होती है हम खुद कराते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हिच आर देयर इन इंडिया एंड द ग्लोब। तो दैट गिव्स अगेन एडवांटेज टू अस कि हम अपने बच्चों को इतने सारे कंपनी के साथ कनेक्ट करा रहे होंगे कि उनके लिए इंटर्नशिप जॉब्स बिकम्स मच इजियर, एक्सपोजर आ जाएगा, इंटर्नशिप होगी, करेक्ट। तो ये सर पहला है। दूसरा, हम कह रहे हैं सर आज के दिन में कभी सारे बच्चे सिर्फ जॉब नहीं करना चाहते। ऑल थैंक्स टू एआई, मुझे लगता है अगले 3-4 साल में सोलोप्रेन्योर्स काफी हो जाएंगे। आप एक छोटी टीम होगी और लोग बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे होंगे। जैसे टेलीग्राम एक कंपनी है, 13 लोगों की कंपनी है और मेरे ख्याल से बिलियंस वैल्यूएशन है, राइट। उनका कोई एक ऑफिस नहीं है, कोई एचआर नहीं है, और सबके सब बिल्डर्स हैं उसकी टीम में। ऐसे कई सारे कंपनीज आने वाले हैं। तो हमने बोला कि जब हम ये बीटेक करा रहे हैं, नॉर्मली लोगों का हमारे पहले से ट्रेंड था कि पहले आप आईआईटी करो फिर आप आईएम से एमबीए करो, राइट। बीटेक प्लस एमबीए वाज एक किलर कॉम्बिनेशन। हम बोला आज की डेट में चीज थोड़ी चेंज हो रही है, फास्ट पेस हो रही है, तो व्हाई डोंट वी ब्रिंग दोज लर्निंग्स ऑफ एमबीए इन द बीटेक इटसेल्फ। तो हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एकमात्र कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होगा पूरे कंट्री में जहाँ पे बच्चा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस तो कर ही रहा होगा, प्लस साथ में हम उसको एमबीए की चीजें सिखा रहे होंगे, उनको सिखा रहे होंगे सेमेस्टर कैसे, तो स्टार्टअप कैसे करना है। बाकी कॉलेज के लिए सिर्फ ई सेल खोल देती है, इंक्यूबेशन सेंटर खोल देती है, जो कि होगा, पर हम साथ में उनको पढ़ाएंगे कि भाई पीएनएल क्या होता है, एबिटा क्या होता है, गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, कंपनीज बनाते कैसे, स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं, करेक्ट। और इसके लिए हमारे पास अगेन कुछ ऐसा है जो इंडिया में अगेन किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास है रॉनी थ्रूवाला, जो मेरे को फाउंडर है। वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर है। वो शार्क टैंक में जानते हैं, शार्क टैंक की मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज हैं। तो उन्होंने बोला है कि ही विल पर्सनली मेंटर द स्टूडेंट्स फॉर बिल्डिंग द स्टार्टअप, दैट्स नंबर 1। और इस 4 साल में अगर किसी बच्चे के पास अगर सॉलिड आइडिया है और हमारे सारे चेकबॉक्स करता है, तो उसको बाहर से जाके फंडिंग की जरूरत नहीं है। विल डू द नो लिमिट सीड फंडिंग टू द स्टूडेंट। व्हाट दैट मींस कि बच्चे को 5 लाख की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है, 5 करोड़ की जरूरत है,
will go all out and also provide the funding to the students. तो आपके तो जितने बच्चे जो स्टार्टअप बेंट ऑफ माइंड के हैं, जो कंपनीज बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सीख के टेक्नोलॉजी की कंपनी बनाना चाहते हैं, मैंने बोला सर आपको कि हम वो टॉप 5% बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया से फाउंडेशन मॉडल बने, और वो तभी होगा जब फाउंडेशन लेवल पे चीजें हो। तो वी आर इनकरेजिंग स्टूडेंट कि आप बिल्डर बनो, आपको हम टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, आप कंपनीज बनाओ एंड फंड करेंगे आपको। सो दिस इज द सेकंड टेंजिबल आउटकम व्हिच नो वन इन द कंट्री इज गिविंग राइट नाउ। और एक तीसरा क्विकली सर ऐड कर देता हूं, मुझे लगता है कॉलेज का मतलब सिर्फ जॉब फैक्ट्री होना नहीं है। मैं अपने आईडी के कुछ प्रोफेसर के साथ कुछ दिन पहले बातें कर रहा था और मैं बता रहा था उनको कि ना ये जॉब लगवाएंगे, वो जॉब लगवाएंगे, एंड देन ही गॉट ऑफेंडेड। ही सेड दैट पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी इज नॉट टू बी अ जॉब फैक्ट्री ओनली, दिस शुड कंट्रीब्यूट इन द डीप रिसर्च, बिकॉज उससे देश आगे जाएगा, सिर्फ जॉब से देश आगे नहीं जाएगा। क्योंकि सर हम अभी 75 कंट्रीज में हैं, हम विश्व की 300 ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप है, इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े, अभी हमने आईटी खड़गपुर, आईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप करा है। तो वो रिसर्च का कल्चर लाना चाहते हैं बच्चों के लिए। हर वीक में किसी बड़े इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर आ रहे होंगे, बता रहे होंगे रिसर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि हम 75 कंट्रीज में हैं, अगर कोई बच्चा 6 महीने यूएस में पाथवे प्रोग्राम करना चाहता है या फिर सिंगापुर में करना चाहता है, हमारी एक डेडिकेटेड कंपनी है स्टडी अब्रॉड जो बच्चों को फैसिलिटेट करेगी इसके लिए। कल को बच्चा एमटेक करना चाहता है, बाहर जाके पीएचडी करना चाहता है, तो पूरा इकोसिस्टम, हमारे कॉलेज से काफी लोग जाते हैं पर वो बच्चे खुद ही करते हैं बिकॉज कॉलेज से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और वो काफी टफ होता है बिकॉज आपको नहीं पता होता है, आप कभी विदेश गए नहीं होते हो, आपको पता नहीं होता है एसओपी कैसे लिखना होता है, आपको पता नहीं होता है जीआरई में क्या करना होता है, आपको नहीं पता होता है रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है। सो थ्रू दिस विल प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम आल्सो। तो ये 3 टेंजिबल आउटकम मुझे भैया लगता है कि एक इंजीनियर यही तीनों में से एक चीजें ढूंढ रहा होता है अपनी लाइफ में। या तो उसको करना होता है, अच्छी जॉब चाहिए होती है, या तो वो खुद का एक कंपनी चालू करना चाहता है, या फिर वो अगर डीप टेक में इंटरेस्टेड है तो जाके वो एमटेक और पीएचडी करना चाहता है। तो बेस्ड ऑफ माय एक्सपीरियंस और जो मैंने इतने सालों में काम करा है, वी फेल्ट कि ये तीनों चीजें अगर हम उनको मुहैया करा दे, एंड दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, इंसाइटफुल। मैं जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जैसे जो आपने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और आपने बोला कि जॉब फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, एग्रीड। मेरे पास भी उसका एक आंसर होता है हमेशा, बट मैं चाहता हूँ, मैं तो देता ही हूँ, आप दें उसका आंसर कि जाहिर सी बात है हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं। जी बिल्कुल। हम रिसर्च स्किल्स की बात करते हैं, दीज आर स्किल्स। जी। सो वेयर कम द डिग्री? इज डिग्री इज इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट, और बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द रियल वर्ल्ड? Sir, What do you think? I'll be very practical. Upgrade as a company, मुझे लगता है इंडिया में सबसे पहले उन्होंने स्किलिंग का बातें चालू करी थी आज से 10 साल पहले। वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि स्किल इज द डोर ओपनर्स, राइट? आपका दरवाजे तक तो आपको डिग्री लेके जाएगा, बट दरवाजा तभी खुलेगा अगर आपके पास स्किल सेट है। प्रैक्टिकल भी है भैया। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में इतने सारे लोग आते हैं, राइट? आप उसको प्रेफर करोगे जो आपके साथ डे वन से आपके लिए काम कर पाए, राइट? मैं कंपनी चलाता हूं तो मैं उसको प्रेफर करूंगा जो मेरे लिए काम कर पाए। पर इतने सारे लोग हैं काम करने वाले, राइट? आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा होगा, स्क्रीनिंग कैसे होगी उसकी, राइट? तो आज के डेट में स्किलिंग डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट, राइट? स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप स्किल नहीं होगे तो आप क्रिएट कैसे करोगे? बट देयर बेसिक बेंचमार्क्स वो अभी भी आज के डेट में रिक्वायर्ड है, काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि डिग्री की अब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, शायद हम उससे काफी दूर हैं अभी। और कुछ बेसिक चीजें, जैसे बच्चा बीटेक करने के बाद कल को अगर यूपीएससी में उसको इंटरेस्ट है, उसको डिग्री चाहिए होगा, एमबीबीएस करना है, करेक्ट? उसको आगे जाके हायर स्टडीज करनी है, एमबीए करना है, उसको डिग्री चाहिए होगा। उसको अगर फॉरेन में जाके एमटेक करना है, पीएचडी करना है, उसको डिग्री चाहिए होगा। तो आज की डेट में भी एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, उसको हम रीच नहीं कर पाए, और मुझे नहीं लगता अगले 10-15 सालों में भी वो होने वाला है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट डिग्री प्लस स्किल का एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ डिग्री के दम पे बोलो कि मैं बीटेक कर लिया तो मेरा जॉब अश्योर्ड है, आई डाउट, वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप स्किलिंग कर रहे हो कि आपकी जॉब हो जाएगी, आई डाउट, बिकॉज शायद बेसिक क्राइटेरिया में ही आप छट जाओगे। तो आपको बस एक डिग्री होनी चाहिए जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और देन इट अलाउज यू टू द स्किलिंग। मैं इसकी एक वेरी पर्सनल लर्निंग रही है भैया। इसके पहले मैं एक बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूट में, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम, उनके लिए मैंने पहला स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चालू करा था करीब 2 साल पहले। काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो, और अभी भी कर रहे हैं, और फिलोसफिकली दैट वेरी राइट कि हम स्किलिंग पे पूरा फोकस करेंगे एंड वी इंश्योर दैट वी टीच द स्टूडेंट द बेस्ट वे पॉसिबल। पर वहां पे हमने थोड़ा डिग्री में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राइट? अब जब डिग्री में आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ये तो पूरा इकोसिस्टम है,
एज अ ह्यूमन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा एक चीज से हैबिचुएट है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काफी ज्यादा रहता है। जैसे सर जब ऑर्कुट आया था तो काफी टाइम तक मैं फेसबुक पे इसलिए नहीं किया, मुझे लगा ऑर्कुट सही तो है, स्क्रैप सबको दिख रहा है, मुझे लोगों को पता लग रहा है कि मैं कितना फेमस हूँ, मेरा स्क्रैप काउंट इतना काउंट है, फेसबुक में तो सब कुछ हिडन होगा। तो एक काफी टाइम लगा मुझे ऑर्कुट से फेसबुक पे मूव होने के लिए कि किसी तरीके से जो अभी हायरिंग इकोसिस्टम है कंट्री में, कंपनीज को एक बेसिक बेंचमार्क्स हैं कि डिग्री होनी चाहिए। आई पर्सनली एग्री टू दिस पॉइंट, सर ने बिल्कुल सही बोला कि इट माइट बी पॉसिबल, कई बार बच्चे आते हैं ना तो हो सकता है तुम अपने पेरेंट्स से बात करो तो कई बच्चे से बोलते हैं कि नहीं क्या जरूरत है, मैं तो स्किल सीख लेता हूँ, डिग्री की क्या जरूरत है। मुझे उन्हें बताना जरूरी समझता हूँ कि डिग्री हो सकता है तुम्हें कई बार बहुत लॉजिकल उस पेपर की वैल्यू नजर ना आए, पर दुनिया की नज़र में होती है। तो दुनिया की नज़र में क्योंकि है तो तुम्हें लोग पहले ही बार चांस दें, उसके लिए डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर डिग्री के साथ साथ सही स्किल वाली चीज़ें भी मिल जाएं तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फटाफट से तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये डिग्री तुम कैसे देते हो? मेरे को जहाँ तक पता है कि जो हमारी टीम ने सर्च करा है कि आपके 3 कैंपसेस हैं, पुणे, हैदराबाद एंड बैंगलोर, राइट? इन 3 जगह कैंपसेस हैं और आप यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करते हैं, राइट? उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो फटाफट। तो यस, कमिंग टू द, तो भैया हमें पता था कि डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के डेट में अगर बच्चे को एक सेटल जॉब चाहिए या फिर अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर डिग्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे हम कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते थे, प्लस हम यूजीसी से कॉम्प्लायंट रहना चाहते हैं कि जितनी चीजें यूजीसी फॉलो कर रहा है वी आर विद इन द रूल्स, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे 3 सेंटर्स हैं, एक हमारा हैदराबाद है, बैंगलोर है और पुणे है। वहां पे हमने वहाँ की जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो नैक A+ एक्रेडिटेड है, वो एक एक्रेडिटेशन है, वो रैंक करता है यूनिवर्सिटीज को, उनके साथ हमने पार्टनरशिप करा हुआ है। पार्टनरशिप में ये है कि जो चीजें यूजीसी बोलती है उस सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे ताकि बच्चे को प्रॉपर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस AI की डिग्री मिले जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, जो हर जगह वैलिड है, और वहां पे हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया हुआ है। okay. और यूनिवर्सिटी, और दूसरी बात ये मुझे लगता है सर 4 साल की इंजीनियरिंग में बच्चा सिर्फ क्लासेस में नहीं पढ़ता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो कैंपस घूमता है, फेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, वो मस्ती करता है हॉस्टल्स में, तो वो पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ हम अपने बच्चे को देना चाहते थे। तो ये सारे कैंपसेस 100 एकड़ से भरे हैं, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सारी चीजें जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा है वो दे रहा है। तो ये 3 कैंपसेस है, बीटेक प्रॉपर्ली बच्चा कर रहा होगा, फुली यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें हम ये पूरा न्यू एज स्किलिंग हमारा जो इकोसिस्टम है हम ऐड करेंगे ताकि बच्चे को बेस्ट आउटकम मिल पाए कंप्यूटर साइंस। तो बेसिकली स्किल प्लस डिग्री पे बात हो रही होगी। करेक्ट, दोनों इक्वली बैलेंस है ताकि कोई डिग्री में कॉम्प्रोमाइज नहीं और कोई स्किलिंग में। कॉलेज जैसे सर ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम IIT BHU तो अपन दोनों सेम कॉलेज से हैं, तो सारी बातें वहीं की तो याद है, बड़े कैंपस है, ग्रीन लश। IIT BHU की एक मैं आपको भैया याद दिलाऊं बात, मैं जिस बैच में चालू हुआ था उसमें डुअल डिग्री पहली दफा चालू हुआ था। अच्छा। और मेरा पहला बैच था डुअल डिग्री का। अब कंपनी जब आई, एंड मैं इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है और जब नई चीज आती है तो क्या प्रॉब्लम आता है। IIT है, कॉलेजेस आ रहे हैं, हमारे जो TPO के हेड थे वो सर उनको समझा रहे हैं कि ये बच्चों के पास बीटेक भी है और एमटेक भी है। वो कह रहे या तो मैं बीटेक को उठाता हूँ या तो मैं एमटेक को भराता हूँ, ये सैंडविच कोर्स क्या है जो इंटीग्रेटेड। और मेरे बैच में 2 बैच बाद वालों को 3 साल तक ये लोगों को समझाने में समय लगा कि इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री करके भी कोई चीज है और ज्यादा वैल्यू है उसकी, राइट। तो ये सारे चैलेंज, जब भी एक नई चीज आती है देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज, तो ये डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हॉस्टल्स में रहे तुम? मैं भैया राजपुताना मुझे लगता है पहले साल था, फिर मौरवी, एक हॉस्टल से, जैसे भैया आपने बात बोला, लोग नॉर्मली बाकी इंडिया के लोग कहते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल्स में खाना अच्छा नहीं मिलता है, राइट, आपको अच्छा नहीं लगता, आप खाना नहीं खाते हो। हमारे कॉलेज की खास बात ये थी, एक तो हमारे कॉलेज में जो खाना बना उसको हम लोग महाराज जी भैया बोलते थे, महाराज बनाते थे, और इतना बेहतरीन खाना कि मुझे लगता था कि घर से अच्छा खाना मैं हॉस्टल में खा रहा हूँ। और मैं जब भी उनको बोलता था भैया ये ले आओ, एक तो हमारे टाइम पे, भैया आपके टाइम में पता नहीं वो क्या करते थे, नहीं हमारे टाइम में 4 तरह की दाल बनाते थे और बच्चे अपने तरीके से कस्टमाइज करवा रहे कि दाल में ये तड़का लगा के ले आओ, पत्ते गोभी में ऐसे फ्राई करके ले आओ, अंडे को ऐसे बॉयल करके लेके आओ, और महाराज जी दौड़ दौड़ के सबको इतना खिलाते थे। तो मुझे लगता है कि BHU हॉस्टल्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, मेरे ख्याल से कुछ प्राइस ही नहीं था उसका, और जो फैसिलिटीज थी अमेजिंग, और महल जैसा लगता है सर हमारा हॉस्टल। हाँ, कह रहा हूं। जब मैं पहली दफा गया तो महल जैसा ही लग रहा था कि एक महल में हम लोग जा रहे हैं रहने। अच्छे कॉलेज के कैंपस की वैल्यू। लिम्बडी कॉर्नर पे तो मैं बहुत टाइम बिताता था। लिम्बडी कॉर्नर, समोसा, छोला, समोसे बहुत ही पसंद है मेरे को, छोटे-छोटे समोसे मिलते थे। और मतलब आप हाल फिलहाल में कभी कॉलेज जाना? मैं अभी 2 बार बुलाया मेरे को, तो एक बार तो वही एज ए स्पीकर गया था, तो इट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। कितने दिन पहले?
पिछले साल गया था वापस, इस साल भी इनविटेशन था पर मैं जा नहीं पाया। जी। आईटी बॉम्बे पिछले साल गया था, इस बार आईटी अब दिल्ली मैंने गया सुना, अभी। मैं गया नहीं हूँ, बट लिमडी कॉर्नर थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है। बहुत थोड़ा सा उतना ही वैसा ही अच्छा। वैसी ही फील है। मैं 2 बार हो आया, जी तो काशी विश्वनाथ भी गए थे, तो वहाँ पे पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खुद के कॉलेज में जाके स्वतंत्रता भवन जी वहाँ ऑडिटोरियम में जी, वहाँ पे स्पीच जी, देना, गूज जी, बम्स आ रहे थे जी, जहाँ बैठ के सुनते जी, थे। जी। सब अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिस कॉलेज से डिग्री लोगे वहाँ जाके कभी वापस बोलने का मौका मिलेगा जी तो वो अपने आप में एक 100% अलग एक्सपीरियंस होता है। 100%। तो इस साल भी मेरे को बुलाया था पर मैं जा नहीं पाया। जी। इस साल काफ़ी जगह से इनविटेशन था क्योंकि एंगेज रहते हैं। जी बट मतलब खैर कॉलेज की बातें तो बंद करने लगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। और तुम्हारी शादी कहाँ हुई, क्या हुई, थोड़ी पर्सनल बातें और कर लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से आप पढ़ाते थे उस तरीके से मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था। कुछ पढ़ाने का शौक मुझे पहले से था, और ये चीज़ मैंने कोटा से सीखी, बिकॉज कोटा में आके मैंने 1 साल कोचिंग करी थी यहाँ पे, और मुझे लगा था कि यार टीचर ना मैजिक कर देते हैं यहाँ पे, राइट। एक स्कूल का टीचर जिसमें अभी तक पढ़ा हूँ, मैं हमेशा टॉपर रहा था स्कूल में, पर स्कूल का टीचर एक तरीके से पढ़ाता है, बट कोटा के टीचर में अलग एनर्जी होती है। इनऑर्गेनिक इतनी बोरिंग सब्जेक्ट, और उसको फॉर्मूलेज दे रहे हैं, प्ले कार्ड दे रहे हैं, बिल्कुल मैजिक क्रिएट कर देते हैं क्लासेस में। तो मेरा था कि मैं भी एक बार अगर आईटी क्लियर कर लिया तो मैं भी ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा। 1 साल खत्म हुआ, दूसरे साल जाते ही मैंने जितने भी कोचिंग से वहाँ पे अपेक्स, जेआरएस सब में छान मारा, उनको बोला कि मुझे पढ़ाने दो। कोई मुझे चांस नहीं दे रहा था, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू करा। 4-5 महीने ट्यूशन पढ़ाई, फिर उनको बोला कि इतने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप चांस दीजिए, एंड देन स्टार्टेड टीचिंग। फिजिक्स मैथ्स में पढ़ाता था। जब मैं 3rd ईयर में था, तो जो मेरी अभी पत्नी है वो मेरे ट्यूशन में पढ़ती थी, यानी मेरे कोचिंग में पढ़ती थी वो। तो मैं उनसे तब मिला, उस समय हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट वाज क्लैरिफिकेशन जब मैं उनको पढ़ा रहा था। पर जब मैं पास आउट हो गया, वो फिर कॉलेज में आई, देन वी गॉट इन टच। उनको कुछ इंटर्नशिप चाहिए था हैदराबाद, एंड देन वी मेट, एंड देन वी रियलाइज की ट्यूनिंग है, एंड देन वी फाइनली गॉट तो फिर विश्व को तब अपनी सुंदर कन्या मिल गई। तो वो भी बनारस की है। अच्छा, बनारस की है। बनारस की है, बनारस में ही वो कोचिंग पर थी जिसमें पढ़ाता था उनको मैं फिजिक्स और मैथ्स। आईटी तो उनका नहीं क्लियर हो पाया, पर लाइक वी आर नाउ लाइफ पार्टनर्स। अरे वाह, ग्रेट यार। ट्विन डॉटर्स हैं सर। अच्छा, ट्विन डॉटर्स हैं, और इसी बहाने में बनारस जाना आना अच्छा, बना जाते रहता है, होंगे। एक परमानेंट रास्ता हो गया। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने डिसीजन तो ले लिया था सर कि मुझे बनारस में एडमिशन लेना है, बिकॉज घर से पास है, बिकॉज घर वालों का था वो। पर मेरे मन में जब मैं पहली दफा बनारस जा रहा था अपने बिहार से, और बनारस रेलवे स्टेशन से उतरा, तो मुझे लगा ये तो वैसा ही शहर है जैसा मेरा शहर है। कैंपस के अंदर घुसा तो मुझे लाल पीली बिल्डिंग दूर से दिखाई दी। तो मैं पहले 1-2 दिन तो काफी मायूस हुआ कि यार, मैंने सोचा था कि आईटी करेंगे, दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, बड़े शहर में रहेंगे। बट देन बनारस हैज इट्स चार्म, जो धीरे धीरे आपके ऊपर आता है। काशी घाट, वहाँ का सुरूर चढ़ता है आपको धीरे धीरे। और उसके बाद 5 साल में आई हैड लव विद द सिटी, और मुझे लगा कि मैं क्या मैं इसके साथ कनेक्टेड रह पाऊंगा। एंड कहते हैं लाइक डेस्टिनी, कि आई वाज मैरिड इन द सिटी नाउ, एंड नाउ आई हैव अ लाइफ, रिश्ता फॉर द लाइफ। तो बनारस हैज अ वेरी इंपैक्टफुल मेरी लाइफ में भी, मेरे करियर में भी। मुझे लगता है आज जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारी चीजें का जो फाउंडेशन है वो कॉलेज में। इसलिए 4 साल की इंजीनियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कैसे लोग पढ़ा रहे हैं आपको, आपका साथ Has a कैसा big है? impact. It's a very big impact. Correct, 100%. एक बहुत अलग सा सवाल है, नॉट रिलेटेड टू योर कॉलेज, नॉट रिलेटेड टू एआई एंड ऑल, क्योंकि ऐसा मेरा व्यक्तिगत बहुत सालों से हम कोटा में पढ़ा रहे हैं। मैंने हमेशा अमूमन ऐसा देखा है कि जो यूपी बिहार के बच्चे आते हैं, ये आपका कचौरी आप ठंडा लो होता है। प्लीज, मैं क्या है अभी लेता हूँ बिल्कुल आपके जी साथ। जी जी। तो चटनी लेंगे आप? नहीं मैं इसको तो थोड़ा तो बेसिकली यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं, जी जी कोटा में हम बहुत हजारों की संख्या में यूपी बिहार के बच्चे आते जी, हैं हमारे जी, पास। जी। तो यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं यार, वो उनमें ना थोड़े संघर्षशील ज़्यादा होते हैं। मतलब उनको कोई भी तकलीफ आ जाए तो घबराते नहीं है, और कम रिसोर्सेज में भी रह लेते हैं, क्योंकि तुम बिहार से ही हो। जी। तो अलग सवाल है हालांकि, पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, ऐसा उन बच्चों में ऐसा डिफरेंशिएशन है? ऐसा क्या अलग है वहाँ पे जो उनको ये, मतलब इट्स अ क्वालिटी फॉर मी पर्सनली, इट्स अ क्वालिटी कि वो बहुत स्ट्रेस में नहीं आते हैं जल्दी से, कम रिसोर्सेज में भी काम चला लेते हैं। कोटा में मैंने बहुत देखा है ऐसा, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। या तो वहाँ पे पैम्परिंग कम है बहुत, जी जी वहाँ पे रिसोर्स की कमी है। जी। व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज तुम वहीं से हो? जी सर, मैं इसको एक पर्सनल इंस्टेंस से भी आपको बताता हूँ, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है यूपी बिहार की, बिकॉज मैं बिहार से खुद पढ़ा हूँ, 5 साल यूपी में इंजीनियरिंग करी है। मुझे याद है पापा रिटायर हो गए थे बिहार में, और रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ पैसा मिला था। मेरी 3 सिस्टर्स थी, तीनों की शादी होनी थी, और उस समय कोटा जब आए थे तो उस समय मेरे ख्याल से 2005 के आसपास 80-85 हज़ार के आसपास फीस हुआ करती थी, 1 क्लास के आसपास।
तो जब हम यहाँ पे आए थे तो पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा देखो ये 85,000 रुपीज़ है, कोचिंग में एडमिशन दिला रहे हैं, या तो आईटी में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो दूसरा इतना ही पैसा रखे हुए एक ट्रैक्टर खरीदेंगे और फिर तुम वो करोगे। 2 ऑप्शन था, कोई उसके अलावा था ही नहीं कि AIEEE देना है, प्राइवेट कॉलेज जाना है, वो ऑप्शन ही नहीं था। या तो आईटी जा रहे हैं बिकॉज फिर वहाँ पे फिर मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको जो भी है वो लोन मिल जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट। या फिर दूसरा ऑप्शन है बिकॉज बाप हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योर करने की कोशिश करता है अपने बच्चे के लिए, तो वो अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट समथिंग कुछ तो करोगे तुम। तो एक क्लैरिटी थी कि या तो ये, बीच वाला नहीं कि ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है, डी प्लान। बिकॉज मुझे लगता है जितने ज्यादा आपके प्लान होते जाते हैं आपका फोकस मेन प्लान से भटकता रहता है। बिहार यूपी में एक ये भी चैलेंज है कि वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है। अगर आप साउथ चले जाएं, आपने अभी बोला सर थोड़ी देर पहले कि 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग एस्पायर कर रहे हैं जो शायद जेईई मेंस लिख रहे हैं, पर जब मैं साउथ में चूंकि अभी हूँ, बच्चे जेईई मेंस लिख ही नहीं रहे बिकॉज उनको पता है कि बैंगलोर में इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एडमिशन हो जाएगा 12th वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा डायरेक्टली मेरा, वहाँ पे मैं लोकल एग्जाम्स दूंगा, वहाँ पे कंपनीज भी आ रही है, जॉब्स भी लग जाएगी, राइट। पर ये ऑप्शन बिहार यूपी के बच्चों के पास है नहीं। तो सबके मन में एस्पिरेशन है। बिहार यूपी में बच्चा जब एक अच्छी इंजीनियरिंग में जाता है तो सिर्फ वो खुद को इंप्रूव नहीं करता, अपने पूरे परिवार वालों को अपने साथ ऊपर लेके जाता है। तो आप समझिए बच्चा सिर्फ अपना सपना नहीं जी रहा है, बच्चा जी रहा है अपने बहन का सपना, बच्चा जी रहा है अपने भाई का सपना, बच्चा जी रहा है अपने बड़े भाई का सपना, अपने माँ का, अपने बाप का, तो पूरी फैमिली का वो सपना जी रहा है। तो वो एक एस्पिरेशन होता है। इस वजह से पेरेंट्स, बच्चे, उनको लगता है ये एक लाइफ टाइम मूवमेंट है, कुछ भी करके बच्चे को मैं पुश कर दूं। आप देखोगे काफी सारे बच्चे यहाँ पे कोचिंग भी करके आते होंगे, वो जमीन बेच के भेज देते हैं बच्चों को यहाँ पे कोचिंग करने के लिए, और ये तो फिर भी तैयारी है उसके लिए कि अगला जब फाइनल मोमेंट आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट यूपी बिहार का एक बार भी संकोच करता है कि मैं मेरी जो 5 कट्ठा की जमीन है वो क्यों ना बेच दूं, अगर मेरे बच्चे का एक प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 साल के बाद लाइफ में बेहतर कर जाएगा। तो वो रीजन उनके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो पूरी झोंक देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसलिए, और चूंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं है, मैं देखा हूँ कि लोग कंसल्टेंट के पीछे पड़े हुए हैं। कंसल्टेंट्स जाता है, उनको बोलता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, कंसल्टेंट को एक फिक्स कट पैसा मिल जाता है, और ये बच्चे फिर उसी अंधाधुन में, जो मैं कह रहा 10,000 की रेस में एक फैक्ट्रीज में घुस जाते हैं। उनको बोलता है कि ये कॉलेज है। अब 10,000 कोई अगर कॉलेज पढ़ा रहा है, उसमें से अगर 100 बच्चों की अगर प्लेसमेंट लग गई है 30 लाख 40 लाख की, दैट इज नॉट द रियल फैक्ट। आपके अभी भी 9,050 बच्चे हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही, इसकी कोई बात कर नहीं रहा है। ये कंसल्टेंट उस 50 बच्चों की स्टोरी इन बच्चों को बताता है, इन पेरेंट्स को बताता है, इनको ले जाके वहां पे डायरेक्ट एडमिशन करवा देता है। पेरेंट्स ने अपना जमीन बेच दिया, बच्चे वहां पे चल गए, 4 साल के बाद वो जिस गरीबी में थे उससे भी और गरीबी में चले गए। तो इसलिए आपने बहुत सही बात बताई, और इस माध्यम के थ्रू मैं चाहता हूं कि यूपी बिहार के जो बच्चे हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले। नहीं, आप जो कर रहे हो कि आप सब कुछ झोंक दो ताकि बच्चा अच्छा कर पाए, अब वो सही कर रहे हो, पर वो सही जगह पे लगाइए, बिकॉज ये सबसे बड़ा डिसीजन गलत हो गया तो आपकी स्थिति और खराब हो सकती है जी। तो बेसिकली व्हाट इज द लर्निंग इज कि जिन भी बच्चों को रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने रिसोर्सेज को थोड़ा लिमिट करिए। बहुत सारे प्लान मत बनाइए, बहुत सारे प्लान मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे प्लान बनाने से अपन डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे यूपी बिहार के बच्चों के पास सिर्फ एक प्लान है कि या तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं तो अपने घर पे खेती कर रहा हूँगा। वो भी कई बार आपके लिए बेहतर काम करता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड इंसाइट। अगेन वापस आते हैं कि जैसे तुमने बोला तुम्हारे 3 कॉलेजेस हैं अपग्रेड पे, क्योंकि अपन वो भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशन पूरा होना चाहिए। तो तुमने बताया कि 3 कॉलेजेस हैं, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री तुम्हारा कॉलेज देता है। यूपी बिहार के बच्चे के लिए जैसे अपन बात करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार फीसेस कितनी है। जी जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग भी महंगी हो गई है। उस पर अगर तुम फटाफट बता सकते हो कि कितना खर्चा आता है करीब। सर फीस हमारी जो है वो 4.75 से 5 लाख रुपए है एक साल की, जो मुझे लगता है कि एक प्रीमियम अमाउंट है, थोड़ा महंगा है, एंड आई अग्री टू इट। पर बिफोर आई टॉक अबाउट महंगा है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों महंगा है, बिकॉज उस पर भी मैं कवर करना चाहता हूँ। ये महंगा है बिकॉज आपको जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होंगे वो इंडस्ट्री से आते हैं। आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाओगे तो एक प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो रेंज करती है 50,000 से 1.5 लाख के आसपास। अभी हमने एक इंजीनियर को हायर किया है गूगल से, इसकी सैलरी हम 1.2 करोड़ दे रहे हैं, जो आपको आके क्लास में पढ़ा रहा होगा। क्योंकि हम अच्छे टीचर्स अगर लेके नहीं आएंगे तो फिर हम वही चीजें करेंगे, तो दैट इज अ कॉस्ट। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा वो वर्ल्ड क्लास होगा, एआई फर्स्ट कैंपस होगा, बिल्कुल ही स्मार्ट होगा, आपको अलग एनवायरनमेंट मिल रहा होगा। हर हफ्ते आपको दिखाई देंगे कि इंडस्ट्री के जो CXOs हैं, CTOs हैं, वो आके आपके लिए गेस्ट लेक्चर्स करते हैं। तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्ट है।
देन अगेन अगर सर उसको कंपेयर करेंगे कि बैंगलोर में या फिर हैदराबाद या पुणे में जो बाकी कॉलेजेस हैं प्राइवेट जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं आपको, उनके जो फीसेज है वो भी इसी रेंज में है। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख या 1.5 लाख में पढ़ा रहे हैं, वो भी 5 लाख 6 लाख 8 लाख में पढ़ा रहे हैं। तो ये फीस वाली बात हो गई। पर हमको ऐसा लगता है कि सर जो बच्चे रियली में टैलेंटेड हैं और जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंस शुड नॉट बी अ बर्डन। तो हमने इसलिए ईयर 1 में हमने एक लंबा स्कॉलरशिप पूल रखा हुआ है। 7 करोड़ का हमारा स्कॉलरशिप पूल है जिसमें हम 4 तरीके की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें अगर बच्चा रियली टैलेंटेड है तो अप टू 100% स्कॉलरशिप हम बच्चे को देने वाले हैं। 4 कैटेगरी में क्विकली बता देता हूँ। एक है टैलेंट के बेसिस पे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब कि जेईई स्कोर और ये सब। हमारा एक टेस्ट है, वो टेस्ट अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसमें कितने स्कोर आए उसके, 10th में कितने नंबर आपका यूजी नेट हमारा टेस्ट है। अभी 26 तारीख को हम अगला टेस्ट ले रहे हैं। 900 के आसपास सीट है, हमने 400 इज ऑलरेडी फिल्ड, 500 बचे हुए। तो आई विल सजेस्ट ऑल द पीपल हु इज वाचिंग कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लॉजिकल लगता है तो प्लीज अप्लाई करिए 26 के लिए। तो वो टेस्ट क्विकली है सर, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का है तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे वो चीजें पूछ रहा हूँ जिससे वो कोडिंग कर पाए। और दूसरा है इंटरव्यू, बिकॉज ये सारे बच्चों के लिए नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, ये एक रिगोरस प्रोग्राम है, बच्चे को मेहनत करना होगा। अगर आप करण जौहर जैसी मूवी वाले कॉलेज में जाना चाहते हो तो ये बिल्कुल नहीं है। मैं अभी बता दूं, आपका गलत डिसीजन होगा अगर आप आना चाहते हो। ये 4 साल में आपको मेहनत करवाऊंगा, मजा आएगा, बट इट इज गोइंग टू बी अ रिगोरस प्रोग्राम जहाँ आपको मेहनत करना है, बिकॉज आपको स्टार्टअप ट्रैक के लिए काम करना होगा, आपको रिसर्च के लिए काम करना होगा, आपको अपने जॉब्स के लिए काम करना होगा, और हर दिन आपको मेहनत करवाएंगे दिन से रात तक। तो अगर आप रेडी हैं, आपके पेरेंट्स अगर रेडी, तभी आप एडमिशन लेने के लिए सोचे। अदरवाइज यहाँ पे डांस वांस तो होगा पर सिर्फ डांस नहीं हो रहा होगा। तो एक स्कोर में जो नंबर आता है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, जेई के उनके कितने स्कोर है, अगर उन्होंने ओलंपियाड लिखा है तो उसके बेसिस पे। तो एक पहला है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। दूसरा हमने रखा हुआ है रॉनी स्क्रू वाला स्टार्टअप स्कॉलरशिप। कोई बच्चा अगर खुद से भी स्टार्टअप कर रहा है, कई बच्चे अपनी अभी सोशल मीडिया की कंपनी ऑलरेडी चालू कर रहे होते हैं, तो उनके लिए रॉनी वाला स्क्रू वाला ने एक अलग से फंड रखा हुआ है, विच वी गिव द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। तीसरा है फीमेल कैंडिडेट्स। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारी लड़कियां टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में आगे आए, तो बाकी सारी स्कॉलरशिप तो है ही, प्लस जस्ट बीइंग अ गर्ल उनके लिए एक एडिशनल स्कॉलरशिप। तो अगर वो सिर्फ हमारा टेस्ट पास कर जाती हैं एलिजिबिलिटी, तो हम उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं। और चौथा है नीड बेस्ड, यानी किसी भी स्टूडेंट्स की अगर पेरेंटल इनकम 6 लाख से कम है तो हम उनको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, ताकि बच्चों के लिए एटलीस्ट अभी ये बाधा ना आए कि उनके पास पैसा नहीं, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे। बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये तो पता पड़ ही गया कि क्या क्या आप उसमें कर सकते हो। जी, वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने बात करी, पर्सनल उस पर बात करी। मैं एक बात जो तुमसे बोलना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि सब बच्चे IIT NIT निकाले। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों को, वापस बात को रिपीट करता हूँ कि हर बच्चा IIT NIT जा पाए कोई जरूरी नहीं है, पर जब वो कोटा जैसी जगह पे या जब कोचिंग की तैयारी करता है तो मेहनती बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है। पर जाहिर सी बात है कि अगर आप मेहनत करना सीख गए तो आप जीवन में तो सफल होंगे, बट एक पड़ाव तो आपको लाना पड़ेगा अगर IIT NIT आप नहीं जा पा रहे हो तो जो बच्चे IIT NIT के कॉलेजेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और अब कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं या ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट दे शुड कीप इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, नॉट ओनली फॉर अपग्रेड, जी ऑन अ मतलब ब्रॉडर व्यू, तुम उन्हें क्या कहना चाहते हो कि यार ये बात ध्यान रखना? जी, तो 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला जो आपने बोला उसी को मैं, जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ जो IT से नहीं है, नॉर्मली वो लोग कहते हैं मैं IT से नहीं हूँ, क्या मैं जॉब कर पाऊंगा? मैं इनको एक चीज बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि जिसने भी IT की तैयारी करी ना, वो सब विनर्स है। 100% एग्री टू दिस। क्योंकि दिल से जिसने करी, मैं एक बात और जोड़ देता हूँ, वापस सर को बोलूंगा, जिसने दिल से 8 से 10 घंटे 12 घंटे रोज मेहनत करी, दिल से तैयारी करी, वो सब विनर्स हैं, वो जीवन में जरूर जीतेंगे। हो सकता है एग्जामिनेशन क्लियर ना हुआ हो, और ये आपको हम वो लोग कह रहे हैं जो हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और हमें हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जी द रीजन आई एम सेइंग दिस सर इज दैट, एक तो IT जब बच्चा तैयारी करता है तो वो सिर्फ कॉलेज की तैयारी नहीं कर रहा, तो अपने आप को लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो मेहनत करना सीखता है, वो कंपटीशन देखता है, वो आपस में देखता है कि मैं ऐसे 1 मार्क से चीजें पलट जाती है। ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कि कंट्री में सिर्फ 18-20 हजार सीट्स हैं IIT में। मतलब ये नहीं कि 18,000 बच्चे ही स्मार्ट हैं। बच्चे हमारे यहाँ 25 लाख हैं जो बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सिर्फ 18,000 बच्चे स्मार्ट हैं। दिस इज नॉट अ राइट नंबर। बच्चे और भी स्मार्ट है, सीट ही इतना है। ऊपर से मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर दूं तो वो सीट और भी कम है, 2,000-3,000 ढंग की, राइट? तो
दिस इज द रियलिटी, राइट? तो अब बच्चे जो आईटी में नहीं जा पा रहे हैं, उनको एक तो मन में लगाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ कमी है, और लाइफ इज नॉट ओनली आईटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटीएंस लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी बनाई, भले ही आप भी आईटीएन हो, मैं भी आईटीएन हूँ, और मैं इस बात को काफी प्राइडली फील करता हूँ कि आई हैव बीन एबल टू डू इट। पर यार हमारे कॉलेज से सब नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाते। हाँ। आजकल आईटी मुंबई की लोग बात करें, 30% स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स, जो स्टैट्स लग गया। करेक्ट। जो आईटी में नहीं गया उन्होंने भी बड़ी बड़ी कंपनी चालू करी। सत्य नडेला इज अ ग्रेट एग्जांपल, अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो, राइट? देयर इज अ ह्यूज, देयर सो मेनी एग्जांपल जो आईटी के बियॉन्ड भी चीजें कर पाए। तो अगर आप आईटी में नहीं जा पा रहे हो, या फिर अगर आईटी में आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो दिस इज अ हाई टाइम कि आप चूज करो कि आप कौन से ऑप्शन में जाओ, बिकॉज मार्केट में बतेरे ऑप्शन भरे हुए हैं। 4000 कॉलेजेस है कंट्रीज में, और हर कोई अपने कैंपेन चलाता है, हर कोई अपने एड चलाता है। विदाउट टेकिंग नेम्स सर, बिकॉज आई गो टू लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, एक सिंपल प्राइवेट कॉलेज में फंडा जो चलता है, वो एचआरस को पैसा देते, एचआर एक बंदे को 1 करोड़ का पैकेज दे देती है, वो हर जगह इस्तेहार डाल देते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया। बच्चा जाता है, 6 महीने के बाद उसका ले ऑफ हो जाता है, पर उस 1 करोड़ के नाम पे जो हमारी जनता है वो हजारों लोग उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन सारी चीजों में ना फॉलो, आप देखो कि 4 साल मुझे क्या कराया जा रहा है, मुझे क्या मिलने वाला है, कौन पढ़ाएगा मुझे, क्या आउटकम मिलेगा, क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कह रहे हैं जॉब देंगे, क्या है उनके पास। मैं जब कह रहा हूं कि मैं आपको जॉब दूंगा, मेरे पास इंटर्नशाला है। मैं जब आपको जॉब दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास रिक्रूट है। मैं जब कह रहा हूं कि बाहर लेके जाऊंगा, मेरे पास डेडिकेटेड कंपनी है विच इज स्टडी अब्रॉड। मैं जब कह रहा हूं स्टार्टअप में आपको हेल्प करूंगा, मेरे पास रॉनी स्क्रू वाला है, मेरे उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म है, राइट? तो आप इन सारी चीजों पे ढूंढो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो वो चीजें सीखो जो आपको 4 साल के बाद जॉब में हेल्प कराएगी। एक और स्टेट्स में आपको क्विकली बता दूं सर, 2006 में जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल रही थी, उसको मैंने कंपेयर करा कि 2026 में क्या चल रहा है। सारे कॉलेज इंक्लूडिंग द टॉप कॉलेज इन द कंट्रीज, विदाउट टेकिंग द नेम्स, द कोर्स करिकुलम हैज नॉट चेंज्ड। वो तभी भी सी पढ़ा रहे थे सेमेस्टर 1 में, वो अभी भी सी पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर 1 में। Nothing has changed. And the technology has changed so many times. बच्चा जो आज एडमिशन ले रहा है 2028 से 29 में जब बाहर आएगा तो चीजें और बिल्कुल चेंज हो गई होंगी। तो हमें वो प्रिपेयर करना है बच्चों को जो 2029 में रेलिवेंट होगा, जो कि आज रेलिवेंट नहीं है। उसके लिए यू हैव टू बी फास्ट, और वो चीजें पढ़ाने के लिए हमारा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सर, अभी हम लोग एआई की बातें कर रहे हैं, 2 से 3 साल के बाद लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे होंगे। क्वांटम एंड जो पूरा फाउंडेशन है कंप्यूटर साइंस का, वो चेंज कर देगा। अभी लोग बिट्स की बात करते हैं, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फ्यूचर में इट्स क्यूबिट्स, वो कह रहा है 0 1 के बीच में जितने भी स्टेट्स है इनफाइनाइट, वो सारे पॉसिबल हैं। तो बेसिक कंप्यूटिंग इज गोइंग टू चेंज। इंडिया में कोई भी कॉलेज नहीं कर रहा है अभी, एक्सेप्ट फ्यू आईटीज। हम क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को। मेरा बच्चा जब बीटेक कर रहा होगा तो डिग्री भले ही उसको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मिल रही होगी, पर उसको हम पढ़ा रहे होंगे कि एलएलएम्स कैसे बनाते हैं, फाउंडेशनल मॉडल्स कैसे बनाते हैं, उसको हम बता रहे होंगे कि क्वांटम क्या है, उसको हम फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखा रहे होंगे, उसको हम साइबर सिक्योरिटी सिखा रहे होंगे, उसको हम ब्लॉकचेन सिखा रहे होंगे। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं एक कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उसको करने के लिए, विल डू ऑल ऑफ दैट व्हिच अगेन नोबडी हैज। तो मेरा इस मीडियम के थ्रू चूंकि हम बातें कर रहे हैं, आई वुड वांट स्टूडेंट्स टू नो कि बॉस ये सारी चीज तुम सर्च करो, और आज आप कर सकते हो। हमारे टाइम में सर ये ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं कोई था। बताने वाला नहीं था, फैमिली वाले नहीं थे। आज अगर आप चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको ये सारे आंसर, इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, व्हाट टू आस्क इज अ प्रॉब्लम। हम सब इस पे बात करते हैं, उसके लिए आपका आईक्यू होना चाहिए। मेरा एक सवाल और है आपसे कि इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, कि जितने भी एलएलएम मॉडल्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ये सब कोडिंग करने में कैपेबल है। क्लॉड ले लीजिए आप, क्लॉड इज डूइंग वंडरफुल इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड ऑल। तो क्या जो नया बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, क्या उसे कोडिंग सीखने की जरूरत है? जी सर, अनफॉर्चुनेटली ये जो बातें मार्केट में इतनी ज्यादा चल रही है ना, आर मोस्टली डन बाय द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने शायद खुद कभी कोडिंग करा नहीं, जिन्होंने खुद ज्यादा किसी कंपनी में काम करा नहीं। सर, एक कंपनी में जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह रिक्रूट होते हो, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई सारे काम करता है। उसमें से एक काम होता है सिर्फ कोड को लिखना, उसके अलावा कई सारे काम होते हैं कि आपको कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करना है कि दोस्त बनाना क्या है, आपको सिक्योरिटी अश्योर करनी है कि वो कोड सिक्योर है, आपको ये अश्योर करना है कि ठीक है 100 लोगों में तो चलेगा, पर क्या 1 करोड़ लोग आ जाएंगे तो भी चलेगा क्या? सिस्टम फटेगा तो नहीं उस समय। जैसे एग्जांपल में बताऊं सर, जिस समय हम लोग के टाइम में आईटी का रिजल्ट आता था या बोर्ड का रिजल्ट आता था, साइबर कैफे बैठा हुआ है, 9 बजे से 10 बजे जैसे ही बजता था आईआरसीटीसी ब्लॉक हो चुका है, राइट? क्यों? बिकॉज अचानक से काफी सारे लोग आ गए। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब जॉब करता है तो कोड एक छोटा सा पार्ट होता है, विच इज ओनली 10 to 15% ऑफ हिज जॉब।
द रेस्ट ऑफ इट्स स्किल सेट गोज इन कि मैं इसको कैसे एक्सटेंड करूं, स्केलेबल बनाऊं, सिक्योर बनाऊं, राइट? इसको मैं कैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल से आपके इमोशन में जो एप्लीकेशंस होंगे जो आपने 2 साल पहले बनाया होगा और आज उसमें कई सारे नए फीचर्स आप ऐड करते लगातार ऐड करते हैं और आप इस तरीके से बनाओगे कि नया फीचर ऐड करना आसान हो। ऐसा नहीं हो कि हर बार एक फिर से बिल्कुल फिर पूरा नया वर्जन लाना पड़े, करेक्ट? राइट। तो ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें कि जो कोड वाला पार्ट है इज ओनली वेरी स्मॉल विच इज 10 to 15%, जो शायद एआई कर पा रहा है, पर उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें स्टिल ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नीडेड फॉर दैट। दैट्स नंबर 1। और दूसरी मुझे लगता है सर ये एआई भी है फॉर द स्मार्ट इंजीनियर्स, नॉट फॉर द डम गाइज। आप अगर एआई को बोल रहे हो कि पाइथन में मुझे एक चैट एप्लीकेशन बनाने का कोड लिख के दे दो, अगर आप उस कोड को देख के समझ पा रहे हो कि ये सही कोड है कि नहीं सही, देन इट इज द राइट वे ऑफ यूजिंग एआई। पर अगर आपको कोड ही नहीं पता है, अगर आप पाइथन आती ही नहीं है और आप ब्लाइंडली जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे वो जो लिख रहा है, देन यू आर इन वेरी बैड सिचुएशन। बिकॉज देन रात के 2 बजे जब कोड में इश्यू आएगा तो आप फिक्स करने के बदले आप बस पूछ रहे हो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, राइट? सो दीज आर द 2 थिंग्स एंड आई स्ट्रांगली फील कि एआई से चीजें फास्ट होगी, चीजें पर उसका बैकएंड आना जरूरी है। उसका आना जरूरी है और वो तभी आ पाएगा जब आप एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर हो। तो आज के डेट में भी एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर को कोड करना आना जरूरी है, उनको प्रोग्रामिंग आना जरूरी है। और व्हाट एआई इज रिप्लेसिंग इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये वैसे वाली बात है कि भले आज आपको कोई टाइप करना हो तो वो सजेस्टिव में टाइप दे देता है, बट आपको टाइपिंग वर्ड्स तो आने ही चाहिए। करेक्ट। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर यू शुड लर्न द बेसिक्स। Yes. ऑल्दो उस बेसिक्स को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता शायद ना पड़े जी। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, आई थिंक इट्स जी। अ वेरी वेरी गुड एंड करेक्ट आंसर। फेयर इनफ। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग सर, नॉर्मली लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग में आउटकम 4 साल के बाद आता है, राइट? 4 साल करी, जब जॉब लगा तो फाइनल आउटकम देखेंगे, राइट? और वहां पे ही होता है कि सही हुई डिग्री या नहीं हुई। इसमें हम थोड़ा फंडामेंटल चेंज लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके हर साल का एक टेंजिबल आउटकम, जिससे पेरेंट्स को भी पता लगे मेरा बच्चा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और स्टूडेंट भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और चूंकि सर ये आपके प्लेटफॉर्म में मैं बोल रहा हूँ और आपकी एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, आप मेरे सीनियर भी हो, तो मैं उसको बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं चाहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज हो पाए। तो जितने भी बच्चे आपके थ्रू ये देख रहे होंगे या वो लेंगे, मैं भी आपको एक कंप्लीट विजिबिलिटी दूंगा। आई गिव यू अ कंप्लीट एक्सेस टू ऑल माय स्टूडेंट्स डैशबोर्ड टू यू, जहां पे आप देख पाओगे कि ईयर ऑन ईयर स्टूडेंट प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, क्या वो बेटर कर रहा है, क्या उसको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आई गिव यू दैट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी टू यू सर, बिकॉज आप बोल रहे हो तो काफी लोग इस पे भरोसा करेंगे। एंड आई वांट दैट टू बी क्रेडिबल। आई वांट टू इंश्योर दैट कि अगर एनवी सर अगर किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मैं ये इंश्योर करूंगा मेरी टीम के थ्रू कि आपको हर एक स्टूडेंट की ट्रांसपेरेंटली, और मैं आपसे भी फीडबैक लेता रहूं बिकॉज यू आर अमंग द स्टूडेंट्स व्हिच हेल्प अस इंप्रूव इट। तो हर 4 साल का एक अलग अलग टेंजिबल आउटकम होगा। ईयर 1 में हम चाहते हैं कि बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे कोडिंग कॉम्पिटिशंस में जाए। जैसे मूवीज के लिए ऑस्कर होता है, क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप है, वैसे ही जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो ऑस्कर्स है वो है आईसीपीसी। तो हमारा टारगेट है कि हम बच्चों को आईसीपीसी में गोल्ड दिलवाएं। अच्छा, आईसीपीसी में? आईसीपीसी में अभी वो सिर्फ आईआईटीज के टॉप बच्चे ही कर पाते हैं, राइट? कुछ प्राइवेट कॉलेज। तो मैं चाहता हूं कि इसके थ्रू जो जेन्युइनली कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है वो कर पाए। ईयर 2 तक बच्चा जाते जाते फ्रीलांसिंग के लिए रेडी हो जाए, मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर पाए, हैकाथॉन्स कर पाए। ये मेरा माइलस्टोन होगा टू डिसाइड कि बच्चा सही में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कि उसके मार्क्स कितने आगे। मार्क्स इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, बट द रियल यहाँ पे जो टेंजिबल आउटकम है कि वो क्या कर रहा है। 3rd ईयर आते आते उसकी प्रॉपर 6 महीने की इंटर्नशिप हो जहाँ पे वो इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है। और चौथा इज अल्टीमेट वन, जहाँ पे या तो बच्चा बाहर चला जाए हायर स्टडीज के लिए, या तो बच्चा खुद की कंपनी चालू कर रहा है एंड ही हैज सिक्योर्ड फंडिंग, या फिर ही हैज गॉट सम गुड हाई पेइंग जॉब्स। तो हम हर साल का एक टेंजिबल आउटकम रखेंगे जो पेरेंट्स के साथ साझा होगा, बच्चे देख रहे होंगे। हमारे पास एक ब्यूटीफुल एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इट गिव्स कंप्लीट इनसाइट। आप उसमें चैट की तरह बोल सकते हो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, जैसे आप चैट जीपीटी बोलते हो और उस बच्चे के बारे में चैट जीपीटी आपको लैंग्वेज में बता के देगा कि आपका बच्चा कैंपस में क्या कर रहा है। एंड आई वुड लाइक टू गिव दैट ट्रांसपेरेंसी टू यू आल्सो सर, ताकि आपको लगे कि जो मैं अगर बोल रहा हूँ डज दैट रियली मेक सेंस और नॉट। बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज का कॉन्वर्सेशन मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल था। थैंक यू विश्वा। और मैं क्यों इतनी देर कॉन्वर्सेशन करा उसके बारे में बता दूं, क्योंकि हम सब लोग समझते हैं आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, उसमें मनी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, बट उसकी सोल शिक्षा की होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फाउंड इन यू। तो मेरी एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर रिक्वेस्ट है कि
ये चीज़ कभी ना जाए कि सोल शिक्षा से नहीं हटनी चाहिए। जी, हम मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, लोगों को रखने के लिए, अच्छे लोगों टैलेंट लोगों के साथ रखने के लिए मनी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, जी। बट वो ही सोल नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ध्येय भी वही रहता है और तुम्हारे जैसे जब लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है हाँ, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और जैसा कि मैंने कपिल शर्मा शो में ही बोला था जब मेरे से सवाल पूछा था, मैं फिर कह रहा हूँ, 2-5 से बात नहीं बनेगी। जी। शिक्षा को बहुत पीछे रखा गया है। जी। इतना डेवलपमेंट बाकी सब सेक्टर में आया, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे कुछ भी हो। शिक्षा में जितना और डेवलपमेंट आना चाहिए था, वो जी। अभी तक नहीं आया है। जी। पर मुझे अब खुशी है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंतर उस पे काम कर रहे हैं। एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से इन्वेस्टर्स, आईपीओ, सबसे मिलकर वो आया है जी। ताकि उनके भी इंटरेस्ट अलाइन हो सके, ताकि इसमें सही रिसर्च हो सके, आप जैसे हमारे जैसे लोग उसमें और अच्छे से जुड़ पाएं। तो आई होप कि कन्वर्सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत काम की रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से यहाँ पर मोशन के कैंपस में और इतनी बढ़िया इंसाइट शेयर करने के लिए। और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी आपका जो कॉलेज अपग्रेड उसकी पूरी रिसर्च हमने करी है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे से प्रभावित हों। हम हर जी। साल 2-3 कॉलेजेस को छांटते हैं जी। कि कौन सही हैं, जी। उनको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सब IIT NIT तक जाएं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा अच्छे कॉलेज नहीं हैं, उनको भी एक्सप्लोर करिए, और बहुत सारे ऐसे भी जो शायद आपके लिए काम के नहीं हैं। तो जो भी अगर आपको आपके बारे में आज हम कह रहे हैं तो सोच समझ के रिसर्च करके तब आपको कह रहे हैं। फिर भी अपना एक्यूमेन से, अपने IQ से, अपने विजडम से, अपने बौद्धिक संपदा से आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। और आई थिंक कि आज के कन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू भैया फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, बिकॉज एनवी सर ने जैसा बोला, विल मेक श्योर दैट कि आपका अगर आप डिसाइड करते हो, और अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में लेना है, पर कहीं पे भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ये इंश्योर करिए कि आपने अच्छे तरीके से पता करा है, आपने देखा है कि इसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं। आप सिर्फ होर्डिंग्स और कंसल्टेंट से भरोसे ना रहें, आप खुद ये डिसाइड करें एंड मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये सिर्फ आपका नहीं, आपके घर वालों के लिए, आपके फैमिली वालों के लिए भी एक बड़ा डिसीजन है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर करियर, एंड इफ यू चूज अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक, आई एश्योर यू कि आपका इंजीनियरिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। और डिपेंडिंग आप कंपनी चालू करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, we have all the ecosystems and we'll make sure that it's one of the best decision of your life. थैंक Thank यू you, sir.